हेलो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के आज हम स्टार्ट करते हैं सोशल साइंस की रैपिड फायर क्लास। ठीक है, जितनी भी हिस्ट्री है इसमें हम सारी कंप्लीट करेंगे, बहुत जल्दी करेंगे। ठीक है, पहला टॉपिक है आपका 1857 का स्वाधीनता संग्राम एवं सुधार आंदोलन। और वीडियो जरूर शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, तो पहला टॉपिक ये है, भारत से अंग्रेजों को भगाने का पहला संगठित प्रयास 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में सामने आया। विभिन्न इतिहासकारों ने 1857 की क्रांति के संबंध में अलग-अलग विचार प्रस्तुत किए। कुछ इतिहासकार इसे सैनिक विद्रोह मानते थे, तो कुछ इसे ईसाइयों के विरुद्ध हिंदू-मुस्लिम का षड्यंत्र मानते थे। कुछ प्रमुख विद्वानों ने अपने मत दिए हैं। ठीक है, तो देखिए, अंग्रेजों को भगाने का प्रयास तो हमने कई बार किया था, लेकिन होता क्या था कि एक जगह तो विद्रोह कर दिया। ठीक है, तो अंग्रेज उसे आसानी से दबा देते थे। फिर दूसरी जगह विद्रोह हुआ, वहां पे अंग्रेजों ने दबा दिया। लेकिन 1857 की क्रांति को हम क्यों याद रखते हैं? क्योंकि ये संगठित प्रयास था, हम सब लोगों ने मिलकर अंग्रेजों को भगाने की कोशिश की थी और एक साथ कई जगह विद्रोह हुए थे, तो अंग्रेजों को ये भारी पड़ गया। ठीक है, तो इसलिए इसे हम याद रखते हैं। और अलग-अलग जो इतिहासकार रहे, उन्होंने अलग-अलग कहा। किसी ने कहा कि ये सैनिक विद्रोह था। सैनिक विद्रोह मतलब सिर्फ सैनिकों ने ही विद्रोह किया था। ठीक है, इसलिए ये विद्रोह इतना बढ़ गया। किसी ने कह दिया कि नहीं, ईसाइयों के खिलाफ थे हिंदू-मुस्लिम, इसलिए ये विद्रोह हुआ। तो अपने अलग-अलग मत दिए हैं। वीर सावरकर ने क्या कहा इसके बारे में, वो देख लेते हैं। तो वीर सावरकर का इंपॉर्टेंट है याद रखना कथन कि 1857 का विद्रोह राष्ट्रीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम था। ठीक है, देखिए लैंग्वेज थोड़ी इधर-उधर हो सकती है। ठीक है, क्योंकि ये ट्रांसलेट किए जाते हैं, तो 1-2 शब्द इधर-उधर हो सकते हैं, लेकिन आपको समझना है कि वीर सावरकर क्या कहना चाह रहे हैं। कि इन्होंने कहा कि जो 1857 की स्वतंत्रता संग्राम थी, उसे क्या कहा, तो उस विद्रोह को प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम कहा। ठीक है, किसने कहा? वीर सावरकर ने कहा कि 1857 का जो विद्रोह है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम है। बिपिन चंद्र ने क्या कहा कि 1857 का विद्रोह शासन से राष्ट्र को मुक्त कराने का देशभक्तिपूर्ण प्रयास था। ठीक है, मतलब ब्रिटिश शासन से, ब्रिटिश शासन होगा। तो 1857 का विद्रोह जो है, वो ब्रिटिश शासन से राष्ट्र को मुक्त कराने का देशभक्तिपूर्ण प्रयास था। बिपिन चंद्र ने कहा था ये। ठीक है, एल.आर. रीज के अनुसार क्या है कि यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध षड्यंत्र था। ठीक है, इन्होंने कहा कि धर्मांधो मतलब हिंदू मुस्लिम का ईसाइयों के विरुद्ध षड्यंत्र था। किसने कहा? एल.आर. रीज ने कहा। 3 डेफिनेशन है, याद कर लेना। ठीक है, जिसमें वीर सावरकर की सबसे इंपॉर्टेंट है। अब हम कारण देख लेते हैं कि कारण क्या है 1857 क्रांति की, क्यों हमने किया? क्यों अंग्रेजों को हम भगाना चाहते थे? तो 1857 के विद्रोह में राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक एवं सैनिक कारणों को प्रमुख स्थान दिया जाता है। मतलब बहुत सारे कारण थे। आर्थिक कारण मतलब रुपए से संबंधित कारक भी था, राजनीतिक कारक भी था, ठीक है, सामाजिक कारक भी था, धार्मिक कारक भी था, ठीक है, सैनिक कारक था, मतलब सभी को स्थान दिया गया है। तो सबसे पहले हम राजनीतिक कारणों की बात करेंगे, कौन-कौन से राजनीतिक कारण थे। ठीक है, पॉइंट्स याद रखना, पहला आएगा राजनीतिक कारण, फिर आर्थिक कारण, फिर सामाजिक, ऐसे करके, और इनके अंदर आपको चीजें लिखनी है। तो राजनीतिक कारणों में क्या है कि लॉर्ड बेलेजली की जो सहायक संधि थी, आपको पता कि इन्होंने सहायक संधि कर दी थी, जिससे क्या था कि कुछ सैन्य अपने रखने पड़ेंगे, आप कहीं भी राजा हो, लेकिन उन्हें क्या है कि अंग्रेजों को, मतलब एक टोली को आपको अपने पास रखना पड़ेगा। ठीक है, अब इससे होता क्या था कि वो अपनी बातचीत नहीं कर पाते थे खुल के, किसी से संधि नहीं कर पाते, क्योंकि अंग्रेजों को सब पता चल जाता था। तो लॉर्ड बेलीज़िली की सहायक संधि, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, ये हड़प लेता था अगर मान लिया तुम्हारा कोई बालक नहीं है, ठीक है, अगर तुम्हारा कोई पुत्र नहीं है, तो क्या करेगा, वो राज्य हड़प लेगा, तुम गोद नहीं ले सकते थे। फिर झांसी के उत्तराधिकारी पर रोक, नाना साहब की पेंशन को बंद कर देना, सतारा एवं नागपुर पर ब्रिटिश का कब्जा हो जाना, जमींदारों एवं किसानों से जमीन छीनना, ये प्रमुख राजनीतिक कारण थे। ठीक है, ये प्रमुख राजनीतिक कारण थे। सबसे पहले लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि आ जाती है इसमें, दूसरे लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति आ जाती है, फिर झांसी के जो उत्तराधिकारी थे, मतलब झांसी की रानी, उनका कोई पुत्र नहीं था, इसलिए झांसी को हड़प लिया था इन्होंने। नाना साहब जो थे, उनकी पेंशन को बंद कर दिया था, सतारा और नागपुर पे ब्रिटिशों ने कब्जा कर लिया था, जमींदारों किसानों से जमीन छीन लेते थे। तो ये प्रमुख राजनीतिक कारण है। तो राजनीतिक कारण हमने पढ़ लिए। आर्थिक कारण में क्या है कि भारतीय कारीगरों से उनकी रोजी-रोटी छीनना। ठीक है, अब ये करते क्या थे, क्योंकि यहाँ से जितना भी कच्चा माल था ये ले जाते थे ब्रिटेन में, और वहाँ से जब बन जाता था माल तो उसे भारत में आकर महँगे दामों में बेचते थे। ठीक है, तो वही कहा कि भारतीय कारीगरों से रोजी-रोटी छीन। इसी में अंग्रेजों की व्यापारिक नीति, ब्रिटिश साम्राज्य की स्थायी बंदोबस्त की नीति, अत्यधिक कर लगाना, ये सारी चीज़ें थी। ठीक है, तो ये आर्थिक कारण थे कि बहुत ज़्यादा कर लगा दिया गया। जो भारतीय थे उनसे कच्चा माल सस्ते में खरीद ले जाते थे, महँगे में फिर बने हुए माल को यहाँ पे बेचते थे। व्यापारिक नीति जो थी, ठीक है, स्थायी बंदोबस्त की जो नीति लेकर ये आए थे। तो ये सारे आर्थिक कारण थे जिसकी वजह से भारतीयों ने विद्रोह किया था। फिर तीसरा कारण है सामाजिक एवं धार्मिक कारण। सामाजिक और धार्मिक में क्या आ जाता है, तो 1856 का धार्मिक निर्योग्यता, सती प्रथा को समाप्त करना, अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई प्रचारकों द्वारा अपने धर्म की निंदा करना। ठीक है, तो ये धार्मिक कारण थे। देखिए, सती प्रथा का अंत किया, चलो वो अच्छी बात थी, लेकिन अब ईसाई धर्म को तुम प्रचार प्रसार कर रहे हो, हिंदू धर्म को, मुस्लिम धर्म को नीचा दिखा रहे हो, तो ये चीज बुरी थी। ठीक है, ये चीज गलत थी। तो इसलिए जो लोग थे, अब वो भारतीय हैं, ठीक है, या तो हिंदू होंगे या मुस्लिम होंगे, तो अपने धर्म को सब सम्मान देते हैं, तो फिर ये चीज तो बुरी लगनी ही लगनी थी। तो इस कारण भी क्या था
कि विद्रोह किया गया था। फिर सैनिक कारणों की अगर हम बात करें, तो सैनिक कारण में क्या था कि भारतीय सैनिकों को समुद्र पर लड़ने के लिए भेजना, ठीक है? ये क्या करते थे, ऐसी-ऐसी जगह पे भेज देते थे जहाँ खतरनाक था, जहाँ ज़्यादा खतरा था, तो दूर-दूर भेज दिया भारतीय सैनिकों को। और भारतीय सैनिकों के साथ अभद्र व्यवहार करना, चर्बी वाले कारतूस का जबरन उपयोग करना, वेतन कम देना, ठीक है? उनकी पदोन्नति ज़्यादा नहीं करते थे, तैनाती में भारतीयों के साथ भेदभाव किया जाता है, तो ये प्रमुख कारण थे, ठीक है? ये सैनिक कारण है। सैनिक कारणों में क्या आ जाएगा कि भारतीय जो सैनिक थे उन्हें समुद्र पार भेज देते थे, ठीक है? लड़ने के लिए जो युद्ध वगैरह होते थे, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, प्रथम विश्व युद्ध हुआ, वहाँ लड़ने के लिए भेज दिया। दूसरा क्या था कि अभद्र व्यवहार करना, ठीक है? तुम उनसे काम भी ज़्यादा करा रहे हो, उन्हें पेंशन भी उतनी नहीं दे रहे, ठीक है? सैलरी भी उतनी नहीं दे रहे, पदोन्नति भी इनकी नहीं करते हो, तैनाती में भी भेदभाव कर देते हो कि अंग्रेज़ सैनिक तो तुम अच्छी जगह भेज रहे हो और जो भारतीय सैनिक उन्हें ऐसी जगह पे भेज रहे हो और फिर लड़ने का जब नंबर आता है तो भारतीय सैनिकों को तुम आगे कर देते हो। तो ये सारे सैनिक कारण थे। तात्कालिक कारण क्या थे? तात्कालिक कारण से मतलब है कि जस्ट उस समय ऐसा क्या हुआ जिसके कारण एकदम क्रांति फैल गई, ठीक है? ये तात्कालिक कारण में आएगा। तो ब्रिटिश सेना द्वारा सेना में चर्बी युक्त कारतूसों वाले एनफील्ड मार्शल का इस्तेमाल करना था। इन राइफल्स को लोड करने के लिए चर्बी युक्त कारतूस को दांतों से काटना पड़ता था। यह अफवाह है कि ये कारतूस गाय और सूअर की चर्बी से बने हुए थे। इन कारतूसों के प्रयोग को 34वीं रेजिमेंट यानी कि जो बैरकपुर में थी के सैनिक मंगल पांडे ने मना कर दिया। उसने मना कर दिया मंगल पांडे ने कि भाई हम करेंगे नहीं। ठीक है, एक तो पंडित थे, दूसरे से सूअर और गाय की चर्बी से बना हुआ था, तो दांतों से कौन काटेगा? नहीं काट सकते थे वो। ठीक है, इसे अनुशासनहीनता मानकर 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी पर लटका दिया गया। इसके बाद इस तरह के विद्रोह अलग-अलग स्थानों पे बढ़ते चले गए और इसने क्रांति का रूप ले लिया। ठीक है, जब इन्होंने विद्रोह किया, इन्हें क्या किया? फांसी पे लटका दिया गया अनुशासनहीनता बता के। इसके बाद फिर ये कई जगह पर ये जब लोगों को पता चला इस चीज़ के बारे में कि ये गाय और सूअर की चर्बी से बना हुआ, तो हिंदू मुस्लिम दोनों ही इसके विरोध में आ गए और जगह-जगह इसके विरोध होने लग गए, विद्रोह होने लग गए। तो फिर ये धीरे-धीरे करते-करते क्रांति बन गई। अब लोगों को लगा अभी तक तो वो अकेले थे, जब उन्होंने देखा कि सैनिक भी अब विद्रोह कर रहे हैं, ठीक है? और सैनिक भी भारतीय हैं, साथ के ही हैं, ठीक है? तो साथ देंगे उनका, तो ये विद्रोह पर थोड़ा कॉन्फिडेंस इन्हें आया और ये लड़ने को तैयार हो गए। ठीक है? तो ये कारण थे, क्यों 1857 की क्रांति हुई। ये क्वेश्चन आता है तो इसे अच्छे से याद रखना, 3-4 कारण हैं, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, तात्कालिक, इन कारणों को याद रखना और क्या लिख सकते हैं आप बना-बना कर भी चीज़ों को लिख सकते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं लॉर्ड वेलेज़ली की सहायक संधि। ये 2 नंबर में 1 नंबर में पूछा जाएगा कि सबसे पहले ये पूछेगा कि सहायक संधि किसने दी? तो ऑप्शन मिलेंगे आपको, लॉर्ड वेलेज़ली की ने सहायक संधि दी थी। अब इसके बारे में जान लेते हैं। 1798 ईस्वी में तत्कालिक गवर्नर ने भारत के सभी राज्यों के साथ सहायक संधि की, जिसके तहत क्या था? ठीक है, उस समय जो तात्कालिक गवर्नर थे वो थे लॉर्ड वेलेज़ली और 1798 में ये थे और इन्होंने जितने भी राज्य थे उनके साथ सहायक संधि की थी। अब ये सहायक संधि के अंदर क्या-क्या चीज़ें थी? तो पहला कि सभी सहयोगी राजाओं के भूक्षेत्र पर ब्रिटिश सैन्य टुकड़ी तैनात रहेगी और उनका खर्चा राजा ही उठाएगा। मतलब अब क्या है कि अंग्रेज़ों को तुम्हें तैनात करना ही करना है। जितने भी राजा हैं वो क्या करेंगे, एक टोली अंग्रेज़ों की रखेंगे अपने साथ और उनका खर्चा भी खुद उठाएँगे। ये चीज़ तो गलत थी। या तो तुम टोली दे रहे हो तो ठीक है, लेकिन अब खर्चा भी राजा ही उठाए, तो ये चीज़ गलत थी। दूसरा फिर क्या हुआ कि राजा के दरबार में एक ब्रिटिश रेजिमेंट नियुक्त किया जाएगा, जो प्रत्येक खबर गवर्नर जनरल को भेजेगा। मतलब कि अब राजा कोई भी काम करेगा तो वो किसके पास पहुँचेगी खबर? गवर्नर जनरल के पास पहुँचेगी। अब मान लिया महाराष्ट्र का राजा है, उत्तर प्रदेश का राजा है, अब दोनों मिलकर कोई संधि करते हैं कि हम आपस में मिलकर अंग्रेज़ों को हराएँगे। अब ये बात पहले अंग्रेज़ों को पहुँच जा रही है कि हाँ, ये लोग षड्यंत्र रच रहे हैं। तो ये था कि उन्होंने कह दिया कि ब्रिटिश रेजिमेंट को आप नियुक्त करेंगे, जो प्रत्येक खबर किसे देगा? गवर्नर जनरल को देगा। अब अंग्रेज़ों को इससे खतरा नहीं था, इसलिए सहायक संधि की। फिर तीसरा था कि राजा किसी और राजा के साथ कोई संधि नहीं करेगा, ना ब्रिटिश संधि को तोड़ेगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये था कि कोई भी राजा है, भारतीय राजा, वो किसी दूसरे राजा के साथ कोई भी संधि नहीं कर सकता। अगर करेगा, तो फिर सहायक संधि तो ही अंग्रेज़ों को पता चल ही जाएगा, फिर हटा दिया जाएगा उसे अपने पद से। और दूसरा था कि ब्रिटिश संधि को नहीं तोड़ेगा, जो ब्रिटिशों के साथ संधि की है, उसे नहीं तोड़ेगा। तो ये थी लॉर्ड वेलेज़ली की सहायक संधि, इम्पोर्टेंट है, इसे याद कर लेना। फिर है लॉर्ड डलहौजी की लैप्स की नीति। लैप्स की नीति मतलब इंग्लिश में कह देते हैं और व्यक्तिगत का सिद्धांत भी इसे कहा जाता है, हड़प नीति भी कहा जाता है। ठीक है, तीनों नाम में से कुछ भी आ सकता है। ठीक है, लैप्स की नीति आ सकता है, व्यक्तिगत का सिद्धांत आ जाता है या हड़प नीति आएगा। किसने दिया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने दिया था। 1 नंबर में पूछेगा तो याद रखना। 1848 में तात्कालिक गवर्नर डलहौजी ने एक ऐसा कानून बनाया जिसके तहत अगर किसी भारतीय शासक का कोई उत्तराधिकारी नहीं है, यानी कि कोई पुत्र नहीं है, तो उस राज्य का शासन भविष्य में ब्रिटिश सरकार ही करेगी। इस कानून को हड़प का कानून कहा जाने लगा। इसके तहत उन्होंने सतारा, नागपुर, झांसी, संबलपुर कई सारे राज्यों पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, ये कह दिया गया कि ये ऐसा कानून है, इसके तहत क्या है कि अगर कोई भारतीय राजा का पुत्र नहीं है, यानी कि उत्तराधिकारी नहीं है, तो वो राज्य जो है वो अंग्रेजों के अधीन आ जाएगा, अंग्रेज उस पर अधिकार करेंगे। ठीक है, तब ऐसे ही हुआ था कि झांसी की रानी की कोई पुत्र नहीं था। ठीक है, तो उस पे अब कोई आप मतलब गोद भी नहीं ले सकते थे पुत्र। ठीक है, गोद लिया हुआ पुत्र पुत्र नहीं माना जाएगा, ये भी था उस टाइम। ठीक है, आप गोद ले लें लेकिन उसे उत्तराधिकारी नहीं माना जाएगा। तो इस चक्कर में
कई जगह विरोध हुआ था। तो ये था लॉर्ड डलहौजी का हड़प की नीति, ठीक है? हड़प की नीति है बेबगत का सिद्धांत, ठीक है? तो इसमें यही है 1848 के जो गवर्नर थे, तात्कालिक गवर्नर लॉर्ड डलहौजी, तो वो ऐसे कानून बनाए थे, इन्होंने कहा था कि भारतीय शासक का अगर कोई उत्तराधिकारी नहीं है, तो उस राज्य का शासन भविष्य में कौन करेगा? ब्रिटिश सरकार ही करेगी, ठीक है? और इसके अंतर्गत कौन-कौन से राज्य हड़पे थे इन्होंने? तो सबसे पहले सतारा 1848 में, उसके बाद नागपुर, ठीक है? उसके बाद झांसी 1853 में और संबलपुर 1849 में। और इसमें कौन-कौन से राज्य हड़पे थे? तो सतारा था 1848 में, नागपुर था 1854 में, झांसी 1853 में और संबलपुर 1849 में, ठीक है? तो कई सारे राज्य हड़प लिए थे इन्होंने। तो आप सतारा, नागपुर और झांसी याद रखना। अब 1857 के विद्रोह का आरंभ कैसे हुआ है वो जान लेते हैं, ठीक है? तो 1857 की जो क्रांति थी उसमें कई जगह विद्रोह हुए थे, कानपुर में, लखनऊ में, ठीक है? बिहार में, हर जगह पे हुए थे, ठीक है? तो अब आरंभ कैसे हुआ? तो इतिहासकारों के अनुसार 1857 के विद्रोह की योजना बिठूर में नाना साहब तथा अज़ीमुल्लाह खां ने तैयार की थी। क्रांति का दिन 31 मई 1857 को निश्चित किया गया था, ठीक है? तो अगर इतिहासकार की बात हम मान लें, तो ये कहा था कि इसकी जो योजना थी वो बिठूर में नाना साहब जो थे और अज़ीमुल्लाह खां थे, इन लोगों ने मिलकर बनाई थी और तैयार की थी योजना, ये प्लानिंग बनाई थी पूरी। कहा था कि हम जो विद्रोह करेंगे, क्रांति करेंगे, वो 31 मई 1857 को करेंगे, ठीक है? इसी दिन करेंगे, एक साथ करेंगे, हर जगह हल्ला बोल देंगे, तो अंग्रेज जो हैं वो डर जाएँगे, कहाँ-कहाँ रोकेंगे, भाग जाएँगे, ये करके ये सोचा था इन्होंने। कमल और रोटी को विद्रोह के प्रतीक के रूप में चुना गया था। 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि 1857 की क्रांति में विद्रोह के प्रतीक के रूप में किसे चुना गया था? खाली कमल, रोटी, गुलाब ऐसे करके ऑप्शन थे। तो कमल और रोटी को चुना गया था, ठीक है? कमल, रोटी दोनों है तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा आंसर, ठीक है? तो कमल और रोटी को विद्रोह के प्रतीक के रूप में चुना गया था। बैरकपुर छावनी के सिपाही मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया और अपने अधिकारियों लेफ्टिनेंट जनरल ह्यूसन और लेफ्टिनेंट बाक की हत्या कर दी। ठीक है, मना कर दिया, उसके बाद 2 की हत्या भी कर दी। अब ये हत्या कर दी तो उसके बाद इन्हें फांसी दे दी गई थी। 10 मई 1857 को मेरठ छावनी की 20वीं नेटिव इन्फेंट्री में चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया और सशस्त्र विद्रोह कर दिया। ठीक है, अब मंगल पांडे को तो फांसी दे दी गई। उसके बाद कुछ दिन बाद क्या हुआ, 10 मई 1857 को मेरठ छावनी जो थी उसकी जो 20वीं नेटिव इन्फेंट्री थी, वहाँ के जो सैनिक थे उन्होंने भी विद्रोह कर दिया और सशस्त्र विद्रोह कर दिया, मतलब अपने शस्त्र वगैरह जो थे वो लेकर चले गए। ठीक है, और विद्रोह कर दिया कि नहीं, अब हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो ऐसे करके इन्होंने विद्रोह कर दिया। अब 1857 की जो विद्रोह था उसका प्रसार कैसे हुआ, कौन-कौन सी घटनाएँ उन्हें देख लेते हैं। देखिए, आरंभ पूछा जाएगा तो आपको ऊपर वाले पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है? तो 10 मई 1857 को विद्रोही मेरठ में सशस्त्र विद्रोह का ऐलान करने के बाद दिल्ली की ओर रवाना हो गए। अब ये दिल्ली की ओर रवाना क्यों हुए? मेरठ से दिल्ली ज़्यादा दूर तो है नहीं। इन्होंने कहा कि दिल्ली में जो है वो कौन है? मुगल शासक बैठे हुए हैं, ठीक है? बहादुर शाह जफ़र। तो उन्होंने सोचा कि हम दिल्ली जाते हैं और उनसे सलाह करते हैं, उनसे कहेंगे तुम भाई हमारे नेता बन जाओ और हम लोग अंग्रेज़ों के खिलाफ हल्ला बोल देते हैं, ठीक है? तो इसलिए दिल्ली गए थे। तो 10 मई 1857 को विद्रोही जो थे वो मेरठ से सशस्त्र विद्रोह का ऐलान करने के बाद दिल्ली की ओर रवाना हो गए। तत्कालीन मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को विद्रोह का नेता घोषित कर दिया गया। वैसे तो बहुत एजेड थे बहादुर शाह जफर, इनमें हिम्मत तो थी नहीं, लेकिन एक नेता तो चाहिए। अब नेता बनाए किसको? तो मुगल शासक शासन कर ही रहे थे, फेमस भी थे, तो इन्हीं को क्या किया गया, नेता बना दिया विद्रोह का। यह विद्रोह जो था वो कानपुर, लखनऊ, अलीगढ़, इलाहाबाद, झांसी, रोहिलखंड, ग्वालियर, जगदीशपुर में फैल गया, मतलब कई जगह फैला था। ठीक है, तो ज्यादातर उत्तर भारत के ही हैं ये। तो कानपुर है, लखनऊ है, कानपुर में नाना साहब थे, लखनऊ में, ठीक है, अलीगढ़, इलाहाबाद, झांसी, रोहिलखंड, ग्वालियर, जगदीशपुर, इन जगह पर ये जो विद्रोह था वो फैल गया। अब इन जगह पे किसने नेतृत्व किया था इस विद्रोह का, वो जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये, 1 नंबर में पूछेगा। ठीक है, तो लखनऊ की बात करें तो यहाँ पर फैला था 4 जून 1857 को। इसका नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया, लेकिन कुछ समय बाद ब्रिटिश सरकार ने पुनः इसे अपने अधीन कर लिया। ठीक है, तो लखनऊ में किसने किया था? तो बेगम हजरत महल जो थी, इन्होंने नेतृत्व किया था। कब हुआ था? 4 जून 1857 को, लेकिन ब्रिटिश सरकार पुनः कब्जा कर लिया अपना। कानपुर की बात करें तो यहाँ पर 5 जून 1857 को हुआ। नाना साहब एवं तात्या टोपे ने इसका नेतृत्व किया था। अब क्या था कि उस टाइम व्हाट्सएप वगैरह तो चलता नहीं था कि एकदम मैसेज किया कि भाई अभी कर दो हमला। ठीक है, अब पत्र पहुंच रहे हैं, लेट पहुंच रहे हैं, कहीं जल्दी शुरू हो गई क्रांति, कहीं बाद में क्रांति शुरू हुई, तो अंग्रेजों ने आराम से उसे कंट्रोल कर लिया। अगर एक साथ होती तो कंट्रोल करना मुश्किल होता। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, अलग अलग टाइम पे हुई। 31 मई को तो हमने डेट फिक्स कर ली थी कि इस टाइम पे हमें करना है, लेकिन हुआ क्या, जो 20वीं नेटिव इन्फेंट्री थी उन्होंने वहां पर विद्रोह कर दिया। उधर उन्हें मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। तो विद्रोह हर जगह अलग अलग डेट पे स्टार्ट हो गया। ठीक है, मतलब जहां जब होना था तब नहीं हुआ, कहीं जल्दी हो गया, कहीं लेट हुआ। ठीक है, तो इसलिए अंग्रेजों ने इसे आसानी से कंट्रोल कर लिया। झांसी की बात करें तो 5 जून 1857 को यहां पर हुआ था। इसका नेतृत्व तो झांसी की रानी ने किया। रानी और अंग्रेजों के मध्य में भीषण युद्ध हुआ। रानी को वीरगति प्राप्त हुई तथा झांसी जो है वो अंग्रेजों के अधीन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो रानी लक्ष्मीबाई थी वो वीरगति को प्राप्त हो गई थी, बहुत अच्छे से लड़ी थी ये।
इलाहाबाद की बात करें तो इलाहाबाद में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो लियाकत अली ने किया था। वर्तमान में इसका नाम प्रयागराज है, ठीक है, इलाहाबाद का। तो यहाँ पर किसने किया था? लियाकत अली ने किया था। नाम कम सुना होगा, इसे अच्छे से याद कर लेना, 1 नंबर में पूछेगा। ठीक है, तो इलाहाबाद में क्रांति का नेतृत्व किसने किया? लियाकत अली ने किया। बिहार की बात करें तो बिहार में जगह है जगदीशपुर, ठीक है, शायद भोजपुर जिले के अंदर आता है ये। तो जगदीशपुर में कुंवर सिंह और अमर सिंह इन्होंने नेतृत्व किया था, दोनों भाई थे। फैजाबाद में किसने किया? जिसका नाम अब अयोध्या है, तो वहां पर मौलवी अहमद उल्लाह ने किया था। ठीक है, ये चीज याद रखना, मौलवी अहमद उल्लाह जो फैजाबाद के थे, इन्होंने नेतृत्व किया था। अब ये क्या, छुप के मार देते थे अंग्रेजों को, इन्होंने कई अंग्रेजों को मार डाला। ठीक है, छिप छिपा के मार देते थे और अंग्रेजों ने बहुत ज्यादा इनके ऊपर इनाम भी रखा हुआ था। ठीक है, बरेली की बात करें तो यहाँ पर खान बहादुर खान जो थे वो नेतृत्व कर रहे थे। फतेहपुर में अजीमुल्ला खान ने नेतृत्व किया था और मध्य प्रदेश में यहाँ पर नेतृत्व रामगढ़ की रानी अवंतीबाई ने किया था। ठीक है, अवंतीबाई थी वहाँ की रानी रामगढ़ की, तो इन्होंने मध्य प्रदेश में नेतृत्व किया था। तो ये जगह है, इनके याद रख लेना कहाँ पर किसने नेतृत्व किया था क्रांति का। अब हम 1857 की क्रांति की असफलता के कारण देख लेते हैं कि यार क्रांति तो बहुत अच्छी से स्टार्ट हो गई थी, ठीक है, लेकिन असफल क्यों हो गई? क्यों हम फेल हो गए? क्यों अंग्रेजों ने कंट्रोल कर लिया वापस? तो पहला था कि क्रांति का सीमित क्षेत्र। ठीक है, सीमित क्षेत्र क्या मतलब? छोटे एरिया में हुआ। भारत तो बहुत बड़ा है, दक्षिण भारत में तो कहीं कुछ हुआ ही नहीं। सब हम जो एरिया देख रहे हैं वो उत्तर भारत के ही हैं, कानपुर है, लखनऊ है, मेरठ है, ठीक है, इलाहाबाद है, ये सारे। तो सीमित क्षेत्र था, इस चक्कर में अंग्रेजों ने आसानी से कंट्रोल कर लिया। तो यह क्रांति दिल्ली से कोलकाता तक सीमित रही, शेष भारत के लोग इससे अप्रभावित रहे। पंजाब, सिंध, राजस्थान, दक्षिण भारत, पूर्वी बंगाल ने अंग्रेजों की सत्ता का अंत करने का तनिक भी प्रयास नहीं किया। गोरखों तथा सिखों ने दमन में अंग्रेजों का साथ दिया। ठीक है, अगर हम गोरखों की बात करें या सिखों की बात करें तो इन्होंने तो साथ और दे दिया था अंग्रेजों का। ठीक है, तो इस चक्कर में ये क्रांति दब गई। दूसरा था केंद्रीय योजना का अभाव। केंद्रीय योजना का मतलब है कि नीति का अस्पष्ट एवं केंद्रीय ना होने के कारण क्रांतिकारी नेताओं में एकता का अभाव था। प्रत्येक की नीति अलग थी, सभी के अपने स्वार्थ थे। ठीक है, मतलब अब नाना साहब जो थे उनकी पेंशन बंद कर ली गई। ठीक है, तो उनका अपना स्वार्थ था कि यार पेंशन कैसे बंद कर दी। किसी से राज्य छीन लिए गए तो उनका अपना स्वार्थ था। तो सभी अपने अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे थे। अब कोई एक नेता इनका था नहीं फिक्स। ठीक है, बहादुर शाह जफर को बना तो दिया गया, लेकिन वो इतने एजेड थे, वो क्या ही करते, और दिल्ली से कहाँ तक खबरें फैलती हैं। ठीक है, तो यही बात है कि नीति कोई स्पष्ट नहीं थी कि हमें कैसे लड़ना है, क्या करना है। ठीक है, केंद्रीय ना होने के कारण एकता का भी अभाव था, आपस में ही लड़ रहे थे हम लोग। ठीक है, सबकी नीति अलग अलग थी। तो यही कारण थे कि केंद्रीय योजना का अभाव होने के कारण भी हम ये जो योजना थी वो असफल हो गई। फिर तीसरा पॉइंट है योग्य नेता का अभाव। यद्यपि क्रांति में अनेक नेता थे, परंतु कोई नेता ऐसा नहीं था जो समस्त देश के लिए सर्वमान्य होता, सभी को एक कर पाता। ठीक है, उस टाइम इतनी पॉलिटिक्स तो थी नहीं जो नेता वगैरह बहुत ज्यादा होते। ठीक है, अब क्या था, कोई एक ऐसा नेता नहीं था जो सभी को एक कर सके। ठीक है, तो मुगल शासक ही फेमस थे इसलिए उन्हें बनाया गया था, लेकिन वो भी एजेड थे तो वो भी नहीं कर पाए। ठीक है, तो ये भी एक रीजन था। फिर है कि पर्याप्त और आधुनिक युद्ध सामग्री का अभाव। अंग्रेजों के पास तो यार बहुत सारी बंदूकें हैं, तोप वगैरह हैं, अब इनके पास क्या था? अब ये खाली तलवार लेके तो नहीं मार सकते थे अंग्रेजों को। तो यही रीजन था कि इसके चक्कर में भी जो क्रांति थी वो असफल हो गई। फिर है कि क्रांति के समय से पहले होना। ठीक है, ये भी बहुत बड़ा रीजन था कि हमने 31 मई फिक्स कर रखी थी, लेकिन क्या है कि क्रांति बहुत जल्दी स्टार्ट हो गई। ठीक है, कोई फिक्स टाइम पे हुई नहीं, इसके कारण भी जो थी ये योजना असफल हो गई। फिर है कि हिंदू तथा मुस्लिम एकता का बिखरना। फिर है हिंदू और मुस्लिम एकता का बिखरना। ठीक है, हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ा देते थे अंग्रेज। ठीक है, तो ये भी एक रीजन था। ठीक है, धार्मिक अफवाहों के कारण जब आपस में ही लड़ जाओगे, तुम अंग्रेजों से कैसे लड़ोगे? सातवां पॉइंट है संसाधनों का अभाव। डाक, तार, रेल, संचार के अन्य संसाधनों का अभाव। वही मैंने कहा, व्हाट्सएप वगैरह था नहीं जो हम आपस में मैसेज वगैरह करते और युद्ध कर देते। ठीक है, तो इन चीज़ों की कमी थी, तो इस कारण भी जो था, जो योजना थी असफल हो गई। फिर है कि सैनिक संख्या में अंतर। 1857 की क्रांति के सैनिकों की संख्या अंग्रेजों की सैनिकों की संख्या की अपेक्षा कम थी, जिसके कारण जो क्रांति थी वो असफल हो गई। मतलब भारतीय सैनिक काफ़ी कम थे, अंग्रेजों की संख्या ज़्यादा थी, इसके कारण भी ये जो विद्रोह था वो असफल हो गया। अब 1857 की क्रांति के परिणाम क्या हुए वो देख लेते हैं, रिजल्ट क्या रहा। ठीक है, ये जो टॉपिक है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे 1-2 क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, तो 1857 की क्रांति के परिणाम क्या हुए, रिजल्ट क्या रहा? पहला तो ये हो गया कि 1857 की क्रांति से कंपनी शासन का अंत हो गया। अब कंपनी शासन से मतलब है कि पहले ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही थी सभी में, लेकिन इसके बाद क्या हुआ, जब ब्रिटेन में ये बात पहुंची कि इतना बड़ा विद्रोह हो गया है, तो उन्होंने क्या किया, सारी शक्तियां कंपनी से छीन ली और खुद अधिकार करने लगे कि नहीं, अब जो शासन होगा वो रानी के नाम पे होगा। ठीक है, तो कंपनी शासन का अंत हो गया। ब्रिटिश सरकार का प्रशासन जो था वो ब्रिटिश ताज क्राउन ने ग्रहण कर लिया। दूसरा था कि भारत में मुगल सत्ता का अंत हो गया। ठीक है, बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया। ठीक है, निर्वासित करके कि तुम जाओ यहाँ से, नेता बन रहे थे बहुत। ठीक है, तो उन्हें हटा दिया गया। तीसरा था कि भारतीय शासकों को दत्तक पुत्र लेने की अनुमति दे दी गई। मतलब पहले क्या था, हड़प नीति की वजह से कोई भी पुत्र गोद नहीं ले सकते थे, लेकिन अब कह दिया कि हाँ भाई तुम गोद ले सकते हो। ठीक है, तो दत्तक पुत्र मतलब होता है गोद लिया हुआ पुत्र।
फिर है कि सेना का पुनर्गठन किया गया, मतलब पहले क्या था कि जिसमें भारतीय सैनिकों की संख्या जो थी ज़्यादा थी, ठीक है? अंग्रेज़ों की ठीक-ठाक थी, लेकिन अब क्या कर दिया, भारतीय सैनिकों की संख्या आधी कर दी। सोचा कि अगर ये फिर से मिल गए तो फिर आफ़त हो जाएगी। इन्हें हम ट्रेनिंग भी दें, अंग्रेज़ सोच रहे होंगे हम ट्रेनिंग भी इन्हें दे रहे हैं, हमसे ये लड़ने आ रहे हैं, तो क्या ही फ़ायदा है। फिर है कि भारत के गवर्नर को अब वायसराय कहा जाने लगा, ठीक है? 1857 की क्रांति हुई, उससे पहले गवर्नर जनरल कहा जाता था, लेकिन बाद में इसे वायसराय कह दिया गया, ठीक है? फिर है कि भारतीयों पर अधिक कर लगाया गया। क्रांति को में दबाने में, मतलब अब अंग्रेज़ों को काफ़ी रुपए खर्च करना पड़ा क्रांति को दबाने में, तो अब कहीं से वसूल तो करना था, तो उन्होंने कर बढ़ा दिया। फिर है कि राष्ट्रीय आंदोलन की प्रेरणा, ठीक है? लोगों के अंदर राष्ट्रीय आंदोलन की प्रेरणा मिली कि भाई हम इतना कर लिए हैं, तो अगली बार करेंगे तो इससे ज़्यादा कर देंगे, ठीक है? तो वो भी थोड़े मोटिवेट हो गए हम लोग, मतलब। फिर है कि जाति, धर्म, लिंग, भाषा, क्षेत्र के भेदभाव को सभी भारतवासियों को योग्यता के अनुसार पद दिए जाएँगे। मतलब ये कहा कि अब कोई भेदभाव नहीं होगा, अगर आप काबिल हैं तो आपको पद दिया जाएगा, ठीक है? योग्यता के अनुसार, ये चीज़ हुई। तो ये सारे परिणाम थे 1857 की क्रांति के, ठीक है? ये रिज़ल्ट थे, ठीक है? तो ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है धार्मिक तथा समाज सुधार आंदोलन। देखिए टॉपिक ये थोड़ा बोरिंग है, लेकिन अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपकी बैंड बजा देगा, ठीक है? क्योंकि इसके बारे में आप बना-बना कर चीज़ें नहीं लिख सकते, इसलिए इसे समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? भारत के नवजागरण में भारतीय इतिहास के अनगिनत व्यक्तियों एवं संस्थाओं का योगदान रहा है। ठीक है? ये चीज़ तो ठीक है, लेकिन नवजागरण क्वेश्चन आता है कि नवजागरण से आप क्या समझते हैं? तो याद रखना आपको क्या लिखना है कि नवजागरण से आशय ऐसे सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन से है जिसमें कुरीतियों को दूर करने, स्त्रियों, शूद्रों, दलितों सहित समाज के कमजोर तबकों की स्थिति में सुधार लाने, धार्मिक अंधविश्वास एवं कर्मकांड के विरुद्ध जागृति पैदा करने, शिक्षा का प्रसार करने और लोगों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करने तथा सामाजिक अन्याय के विरुद्ध जन अभियान चलाने संबंधी प्रयत्न सम्मिलित हैं। ठीक है? इस कार्य में विभिन्न व्यक्तियों एवं संस्थाओं का योगदान रहा है। ठीक है? अगर पूछा जाए कि नव जागरण से आप क्या समझते हैं? तो सीधी-सी बात है कि समाज में जो भी स मतलब ऐसे आंदोलन से, ऐसे सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन से, जिसमें समाज में हम जितनी भी बुराइयाँ व्याप्त हैं, उन्हें समाप्त करने की कोशिश करते हैं। ठीक है? अगर शॉर्ट में लिखें तो आप ये लिख सकते हैं कि नव जागरण से आशय ऐसे सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन से है, जिसमें समाज में फैली हुई कुरीतियों को दूर करने की इच्छाएँ शामिल होती हैं, ठीक है? दूर करने की हम कोशिश करते हैं। क्या-क्या आ जाता है इसमें? तो ऐसी कुरीतियाँ जिसको दूर करने जिसमें स्त्रियाँ, शूद्रों, दलितों सहित समाज के जो कमज़ोर तबके हैं, उनकी स्थिति में हम सुधार लाने की कोशिश करते हैं नवजागरण के माध्यम से, ठीक है? या धार्मिक अंधविश्वास एवं कर्मकांड है, उनके विरुद्ध हम विद्रोह करते हैं, उनमें सुधार लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है? लोगों में जागृति पैदा करने की कोशिश करते हैं, शिक्षा का प्रचार-प्रसार करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? लोगों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं, तो यही चीज़ क्या कहलाती है? नवजागरण कहलाता है। ठीक है? अब कई लोगों ने अपना-अपना योगदान दिया है। सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे ब्रह्म समाज स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने की थी, इम्पोर्टेंट है, 1 नंबर में पूछेगा तो याद रखना। कब की थी? तो 1828 को की थी। डेट भले ही आप याद ना रखें, सन याद रखना। 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी, ठीक है? कहाँ की थी? कलकत्ता में की थी, ठीक है? कलकत्ता में इसकी स्थापना की थी। यह पहले भारतीय थे जिन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयों के विरोध में आंदोलन चलाया। इसे अद्वैतवादी हिंदुओं की संस्था भी कहा जाता है। इस संस्था का उद्देश्य हिंदू धर्म को रूढ़ियों और अंधविश्वास से मुक्त करके नवीन एवं नवीन रूप प्रदान करना था। ठीक है? इसमें मूर्ति पूजा, अवतारवाद, बहुदेववाद, पुरोहितवाद आदि का खंडन किया गया। ठीक है? किसका-किसका? तो मूर्ति पूजा, अवतारवाद, बहुदेववाद, पुरोहितवाद आदि का खंडन किया गया तथा एकेश्वरवाद पर बल दिया गया। कहा गया कि ईश्वर सिर्फ एक है। राजा राम मोहन राय ने इस स्त्री प्रथा उन्मूलन स्त्री के सती प्रथा उन्मूलन, सती के उत्तराधिकार नियम एवं स्त्री शिक्षा के प्रति निरंतर आवाज उठाई। ठीक है? तो सती प्रथा का जो अंत हुआ था, तो इन्हीं की वजह से हुआ था। ठीक है? ये पूरा अपना खाका तैयार करके पहुँचे थे गवर्नर जनरल के पास कि सती प्रथा का अंत करो, ये चीज़ सही नहीं। तो उस समय लॉर्ड विलियम बेंटिक थे गवर्नर जनरल, उन्होंने एक कानून लेके आए और सती प्रथा का अंत कर दिया गया। ठीक है? तो ब्रह्म समाज की बात करें तो इसकी स्थापना किसने की? तो राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में की थी 1828 में। ठीक है? ये पहले भारतीय थे जिन्होंने आंदोलन चलाया था भारतीय समाज में जो व्याप्त बुराइयाँ हैं, उन्हें खत्म करने के लिए। ठीक है? पहली जो आंदोलन चलाया गया था वो यही था ब्रह्म समाज के द्वारा और इनकी जो संस्था थी उसे क्या कहते थे? तो अद्वैतवादी हिंदुओं की संस्था कहते थे। ठीक है? क्या कहते थे? तो अद्वैतवादी हिंदुओं की संस्था कहते थे। इस संस्था का उद्देश्य क्या था? तो हिंदू धर्म में जो भी रूढ़ियाँ हैं, अंधविश्वास हैं, उन्हें मुक्त करके नवीन रूप प्रदान करना था। क्या करना था? तो इस संस्था का उद्देश्य क्या है? तो हिंदू धर्म में रूढ़ियों और अंधविश्वासों से मुक्त करके नवीन रूप प्रदान करना था। जिसमें क्या-क्या चीज़ें थी? तो ये मूर्ति पूजा, ठीक है? कि मूर्तियों की पूजा हम करते हैं, वो नहीं होनी चाहिए। अवतारवाद, बहुदेववाद, पुरोहितवाद आदि का ये खंडन करते थे। ठीक है? ये खंडन करनी थी, ये बुराइयाँ ना समाप्त करनी थी हिंदू धर्म में। ठीक है? और एकेश्वरवाद पे इन्होंने बल दिया था और स्त्री शिक्षा के लिए इन्होंने बहुत काम किए। स्त्री शिक्षा का प्रचार-प्रसार किया, सती प्रथा उन्मूलन में इनका बहुत बड़ा हाथ था। ठीक है? तो ये है ब्रह्म समाज के बारे में। अब ब्रह्म समाज के कार्य देख लेते हैं।
तो पहला है कि उपनिषद तथा वेदों की महत्ता को सबके सामने लाना। इन्होंने कहा जो वेदों में लिखा है, जो उपनिषद में लिखा है वो सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है? अब जो चीज़ें आती हैं बाद में बना-बना कर लोग बताते हैं चीज़ों को, तो वो चीज़ें नहीं है। जो वेदों में लिखी, उपनिषद में लिखी उसकी महत्ता को समझें आप, ये इन्होंने कहा। दूसरा कि समाज में व्याप्त सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह के विरोध में जोरदार संघर्ष किया। ठीक है? पहले बाल विवाह बहुत चलता था, पर्दा प्रथा बहुत थी, ठीक है? सती प्रथा बहुत थी, तो इन चीज़ों का इन्होंने विरोध किया था। किसानों, मज़दूरों, श्रमिकों के हित में ये बहुत बोले थे। ठीक है? पाश्चात्य दर्शन के बेहतरीन तत्वों को अपनाने की कोशिश करना। इन्होंने कहा था कि प्राच्य और पाश्चात्य का विवाद आपने सुना ही है। तो प्राच्य अपनी संस्कृति कहलाती थी और पाश्चात्य कहलाती थी अंग्रेजों की संस्कृति। तो उन्होंने कहा कि जो भी अच्छी चीज़ें हैं आप खाली वो अडॉप्ट करो, सारी चीज़ें अडॉप्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जो पाश्चात्य संस्कृति में अच्छी चीज़ें हैं सिर्फ़ उन्हें अपनाओ आप। ठीक है? तो ये है ब्रह्म समाज के कार्य। अब ब्रह्म समाज के सिद्धांत देख लेते हैं कि सिद्धांत क्या है कि आप सेम लिख सकते हैं किसी में भी हैं। तो एक सिद्धांत थोड़े टफ हैं, आप बना के नहीं लिख सकते तो एक के पढ़ लो अच्छे से, उन्हीं के लिख देना। ठीक है? इन्होंने कहा कि ईश्वर एक है, वह सर्वव्यापी एवं निराकार है। इसका कोई आकार नहीं होता मतलब भगवान का, वो सर्वव्यापी है, हर जगह पे है और एक ही है। आत्मा जो है वो अजर अमर है, शरीर नाशवान है। ठीक है? शरीर नष्ट हो सकता है लेकिन आत्मा जो है वो अजर अमर होती है, ये कहा इन्होंने। तीसरा कहा कि ईश्वर की पूजा का अधिकार सभी को है मतलब हाँ, सभी को है। ठीक है? ऐसा नहीं कि सिर्फ़ जो श्रवण है खाली वो कर सकते हैं, पिछड़े नहीं कर सकते, तो पूजा का अधिकार सभी को है। फिर कहा कि ईश्वर के प्रति पितृ भावना, मनुष्य जाति के प्रति मातृत्व की भावना और प्राणिमां के प्रति दया भावना रखना ही परम धर्म है। ठीक है? इन्होंने कहा कि ईश्वर के प्रति प्रति भावना रखना, मनुष्य जाति के प्रति मातृत्व की भावना रखना और प्राणी जाति के प्रति दया भावना रखना ही क्या है? सबसे बड़ा धर्म है। फिर कहा कि ब्रह्म समाज प्रेम और सत्य में विश्वास रखता है, जातिवाद और छुआ-छूत के ये विरोधी हैं। ठीक है? तो ये जातिवाद और छुआ-छूत को नहीं मानते थे और ब्रह्म समाज जो था वो प्रेम और सत्य में विश्वास रखता है। तो ये सिद्धांत थे किसके? ब्रह्म समाज के। दूसरा जो हमारा समाज है वो है प्रार्थना समाज। इसकी स्थापना की थी आत्माराम पांडुरंग ने। किसने की थी? तो आत्माराम पांडुरंग ने इसकी स्थापना की थी। कब की? 1867 में बंबई में की थी। कब की? 1867 में बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी। प्रार्थना समाज ने धार्मिक सुधारों, जाति व प्रतिबंध को हटाने, बाल विवाह को समाप्त करने के लिए, विधवाओं के बाल कटवाना, विवाह तथा अन्य सामाजिक कार्यों में लगने वाली भारी लागत, महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने एवं विधवा विवाह में अधिक आदि के लिए आदि बहुत ज़्यादा कार्य किया। ठीक है? तो देखिए आप सेम लिख सकते हैं, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है प्रार्थना समाज और ब्रह्म समाज में। बस एक चीज़ याद रखना आत्माराम पांडुरंग ने की थी, 1867 में बंबई में की, इतनी चीज़ तो आपको लिखनी ही लिखनी है। साथ ही साथ आपको क्या लिखना है, इन्होंने विधवाओं के लिए बहुत कार्य किए थे। जैसे विधवा जो थी वो दोबारा शादी नहीं कर सकती थी, ठीक है? तो इन्होंने कहा कि नहीं विधवा शादी कर सकती हैं, ठीक है? इसके लिए इन्होंने बहुत काम किया। महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए बहुत सारा काम किया, ठीक है? महिलाओं के बाल कटवा दिए जाते थे, ठीक है? विधवा जब हो जाती थी, तो वो बाल कटवाना इन्होंने उसका विरोध किया, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आप बनाकर लिख सकते हैं। बाकी तो वो जो आपने उसमें पढ़ा है ब्रह्म समाज में, उससे कॉपी कर लेना, ठीक है? तो ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना, बस ब्रह्म समाज को अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद प्रार्थना समाज में याद रखना कि इन्होंने महिलाओं के लिए ज़्यादातर कार्य किए थे, ठीक है? और विधवा विवाह के लिए कार्य किया, महिलाओं के बाल कटवा दिए जाते थे, शादी के बाद मतलब विधवा हो जाती तब, तो ये सारी चीज़ों का रोक लगाई इन्होंने, ठीक है? इसका विरोध किया। नेक्स्ट है हमारा आर्य समाज। आर्य समाज के बारे में आपको क्या याद रखना है कि इसकी जो स्थापना थी वो दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 को मुंबई में की थी। किसने की? तो दयानंद सरस्वती ने 1875 में मुंबई में इसकी स्थापना की थी, ठीक है? और आपको क्या याद रखना, तीसरी लाइन पे आ जाइए, चौथी लाइन पे कि आर्य समाज की जो स्थापना का उद्देश्य है, ठीक है? जो आर्य समाज है इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या है कि वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध रूप में स्थापित करना, ठीक है? जो वैदिक धर्म है, जो हिंदू धर्म है, उसे पुनः शुद्ध रूप में स्थापित करना क्योंकि बहुत सारी बुराइयां उसमें आ चुकी थी। और क्या था कि भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति पर पड़ने वाले पाश्चात्य प्रभाव को रोकना था, ठीक है? अब वैदिक संस्कृति जो है या जो सभ्यता है, इस पे पाश्चात्य प्रभाव का मतलब क्या है कि जो इंग्लैंड से या जो बाहरी जो देश हैं, उनसे जो प्रभाव पड़ रहा है हमारी संस्कृति पे, जो हम कल्चर वहाँ का सीख रहे हैं, उसे रोकना था, ठीक है? और क्या कहा इन्होंने कि दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो नारा दिया था। ये चीज याद रखना, ये 1 नंबर में पूछा जाता है कि वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया है? तो दयानंद सरस्वती ने दिया। और वेदों को क्या बताया? तो भारत का आधार स्तंभ बताया वेदों को, ठीक है? बस इतनी चीजें याद रखनी। और एक चीज याद रखनी कि इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, कौन सी? सत्यार्थ प्रकाश, जिसमें इन्होंने भारतीय जो समाज है उसमें जो बुराइयां आ गई हैं उनका खंडन किया है, ठीक है? जो क्रूतियां और जो बुराइयां आई हैं उनका खंडन किया है उसमें। तो आर्य समाज के बारे में यही याद रखना कि 10 अप्रैल 1875 को इसकी स्थापना दयानंद सरस्वती ने मुंबई में की, ठीक है? इसका उद्देश्य ये था कि पुनः वैदिक धर्म को शुद्ध रूप में स्थापित करना और जो पाश्चात्य प्रभाव पड़ रहा है हमारी सभ्यता एवं संस्कृति पे उसे रोकना था। वेदों की ओर लौटो इन्होंने नारा दिया था और सत्यार्थ प्रकाश नामक इन्होंने पुस्तक लिखी थी जिसमें इन्होंने वैदिक धर्म में जो भी बुराइयां आ गई हैं, जो भी क्रूतियां थी, उनका खंडन किया था। अगर आर्य समाज के सिद्धांत लिखने को आते हैं तो आप ब्रह्म समाज के सिद्धांत याद कर लेना, वही लिख देना, ठीक है? इतना कोई नहीं देखता। रामकृष्ण मिशन की अगर हम बात करें, जो हमारा नेक्स्ट है रामकृष्ण मिशन, इसकी स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद ने इसकी स्थापना की थी। किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने इसकी स्थापना की थी। कब? तो 1897 को इसकी स्थापना की।
किसके नाम पे की? तो अपने गुरु थे इनके रामकृष्ण परमहंस, ठीक है? रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु थे। उनके नाम पर इन्होंने 1897 को कोलकाता के निकट बेलूड़ में इसकी स्थापना की थी, ठीक है? इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे स्थित है? तो कोलकाता के निकट बेलूड़ एक जगह है, वहाँ पर इसका मुख्यालय स्थित है, ठीक है? रामकृष्ण बंगाल के एक महान संत थे। अगर रामकृष्ण परमहंस की बात करें तो ये बंगाल के एक महान संत थे। इन्होंने संन्यास, चिंतन एवं भक्ति के माध्यम से मुक्ति पाने के साथ ही समाज सेवा को सबसे बड़ा धर्म बताया। इन्होंने कहा कि समाज सेवा करो, सबसे बड़ा धर्म भाई ये। स्वामी विवेकानंद एक ऐसी संस्था स्थापित करना चाहते थे जिसके सदस्य सेवा भाव से देश के लोगों का नैतिक उत्थान कर उन्हें आत्मसम्मान एवं देश सेवा का पाठ पढ़ा सकें। तो ये उद्देश्य था, इसलिए उन्होंने इसकी स्थापना की थी। किसकी स्थापना की? तो रामकृष्ण परमहंस की। कब की थी? तो 1897 को की। किसके नाम पे? तो अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पे की थी। मुख्यालय कहाँ पे है? तो कोलकाता के निकट बेलूड़ में इसका मुख्यालय है। उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य ये था कि इसके सदस्य सेवा भाव से देश के लोगों का नैतिक उत्थान करें, उन्हें आत्मविश्वास एवं देश सेवा का पाठ पढ़ा सकें। ठीक है? तो ये रामकृष्ण मिशन का उद्देश्य हो गया। और उद्देश्य क्या थे? तो वेदांत का प्रचार करना, मतलब वेदों का प्रचार करना, ठीक है? छुआछूत को कम करना, ये उद्देश्य था इसका। विभिन्न धर्मों के मध्य में सौहार्द बढ़ाना, मतलब प्रेम से रहें सभी, ठीक है? विभिन्न धर्म के लोग, तो ये चीज़ थी। और गरीबों की सेवा ईश्वर की सेवा है, कि अगर आप गरीबों की सेवा करते हैं तो वो ईश्वर की सेवा कहलाती। तो ये रामकृष्ण परमहंस के उद्देश्य थे। सिद्धांत क्या है? तो सिद्धांत वही आप लिख देना, ठीक है? कोई नहीं देखेगा। नेक्स्ट जो सोसाइटी हमें पढ़नी है, मतलब संस्था पढ़नी है, वो है थियोसोफिकल सोसाइटी, ठीक है? थियोसोफिकल सोसाइटी की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 17 नवंबर 1875 को। कब हुई? तो 17 नवंबर 1875 को इसकी स्थापना हुई। कहां पर हुई थी? तो यूएसए के न्यूयॉर्क शहर में रूसी महिला मैडम हेलन पेट्रोवना बेलेस्की ने और तथा अमेरिका निवासी कर्नल हैरी स्टील ऑलकॉट ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है? दोनों विदेशी थे। एक महिला थी रूसी महिला और दूसरे थे आपके अमेरिका के निवासी कर्नल हेनरी स्टील ऑलकॉट, ठीक है? इन दोनों के नाम आते हैं, इन दोनों के नाम याद रखना, ठीक है? नहीं तो शॉर्ट फॉर्म में याद रख लेना, पूरा नाम याद करने की जरूरत नहीं है। हेलेना पेट्रोवेना ब्लास्की इनका नाम था और इनका नाम था हेनरी स्टील ऑलकॉट, ठीक है? कब की थी? तो 1875 को ही की थी, ठीक है? 1875 में एक और की स्थापना हुई थी, किसकी हुई थी? तो दयानंद सरस्वती ने की थी, ठीक है? आर्य समाज की। दोनों की डेट याद रखना, ठीक है? 1875 को ही हुई है दोनों। सन 1879 में सोसाइटी का प्रधान कार्यालय अडयार चेन्नई में अंतिम रूप से स्थापित किया गया, ठीक है? 1875 में इसकी स्थापना हुई और इसका जो प्रधान कार्यालय था, मुख्य कार्यालय था, वो कहाँ पे स्थापित किया गया? तो चेन्नई में स्थापित किया गया था। अडयार नामक एक जगह है वहाँ पर इसे स्थापित किया गया। तो ये चीज़ याद है, ये याद कर लेना क्योंकि इंडिया से रिलेटेड है, ठीक है? तो 1879 में सोसाइटी का जो प्रधान कार्यालय था, वो अडयार चेन्नई में अंतिम रूप से स्थापित किया गया। थियोसॉफिकल सोसाइटी बना किससे है? तो थियोसॉफी शब्द जो है वो ग्रीक भाषा के थियो और सोफी दो शब्दों से मिलकर बना है। थियो का अर्थ होता है ईश्वर और सोफी का अर्थ होता है ज्ञान, ठीक है? थियो का अर्थ क्या होता है? तो ईश्वर होता है और सोफी का अर्थ होता है ज्ञान। तो ऐसे करके थियोसॉफिकल सोसाइटी इसका नाम रखा गया। दो शब्दों से मिलकर बना है, थियो प्लस सोफी। तो थियो का अर्थ होता है ईश्वर और सोफी का अर्थ होता है ज्ञान, ठीक है? सोसाइटी के प्रतीक चिन्ह पर लिखा है सत्या नास्ति परो धर्मा, अर्थात सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, ठीक है? संस्कृत में लिखा हुआ है इसकी सोसाइटी का जो प्रतीक चिन्ह है। सभी के लोगो वगैरह होते हैं तो वैसे इनका भी प्रतीक चिन्ह है सत्या नास्ति परमो धर्मा, मतलब सत्य से बड़ा कोई भी धर्म नहीं है। उद्देश्य क्या थे? क्यों स्थापित किया गया थियोसॉफिकल सोसाइटी? तो विविध धर्म, दर्शन, विज्ञान के अध्ययन को प्रोत्साहित करने के लिए, मतलब जो भी विभिन्न धर्म है उनके दर्शन जो है, विज्ञान जो है, उसके अध्ययन को प्रोत्साहित करने के लिए। दूसरा कि धर्म को समाज सेवा का मुख्य आधार बनाना था, ठीक है? धर्म को क्या करना था? समाज सेवा का मुख्य आधार बनाना था। तीसरा था हिंदू धर्म में लोगों के आत्मविश्वास को जगाना। जो हिंदू धर्म है उनके लोगों में आत्मविश्वास को जगाने के लिए थियोसॉफिकल सोसाइटी को स्थापना की गई थी, ठीक है? तो इतना है थियोसॉफिकल सोसाइटी के बीच बारे में, ठीक है? स्थापना कब हुई? 1875 को ही न्यूयॉर्क शहर में हुई थी, इंडिया में नहीं हुई थी। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में हुई थी। रूसी महिला मैडम हेलेना पेट्रोवेना ब्लास्की ने और अमेरिका निवासी कर्नल हैरी कॉलकॉट ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है? चेन्नई अडयार में इसका मुख्यालय बना हुआ है। दो शब्दों से मिलकर बना है, थियो प्लस सोफी। थियो का अर्थ होता है ईश्वर और सोफी का अर्थ होता है ज्ञान। प्रत्येक चिन्ह पर लिखा है सत्यानास्ति परमो धर्मा, मतलब सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। उद्देश्य सभी के सेम ही होते हैं, तो आप पहले वाले उद्देश्य जो पढ़े थे वो भी लिख सकते हैं। पढ़ लेते हैं अलीगढ़ आंदोलन, ठीक है? मतलब कुछ आंदोलन क्या है, ये समाज सुधार से ही संबंधित आंदोलन है, जिसमें पहला आ जाता है आपका अलीगढ़ आंदोलन। 1857 के विद्रोह में मुसलमानों की सक्रिय भागीदारी के कारण सरकार द्वारा उनके दमन से मुसलमानों की स्थिति छिन्न भिन्न होने लगी। ऐसे समय में सर सैयद अहमद खां के नेतृत्व में चलाए गए आंदोलन को ही अलीगढ़ आंदोलन के नाम से जाना जाता है, ठीक है? तो किसने चलाया था अलीगढ़ आंदोलन? तो सर सैयद अहमद खां के नेतृत्व में ये चलाया गया था अलीगढ़ आंदोलन, ठीक है? हुआ क्या था? 1857 की जब क्रांति हुई तो उसमें मुसलमानों की सक्रिय भागीदारी रही। मुसलमान भी उतने ही शामिल थे जितने हिंदू शामिल थे, ठीक है? तो उसके बाद सरकार ने उनका दमन किया, मतलब उन पे जुल्म किए। तो उसका जो मुसलमान थे उनकी स्थिति जो थी बहुत बेकार हो गई, छिन्न-भिन्न हो गई। तो ऐसे समय में सर सैयद अहमद खान के नेतृत्व में एक आंदोलन चलाया गया, जिसे हम क्या कहते हैं? तो उसे अलीगढ़ आंदोलन कहते हैं, ठीक है? अलीगढ़ आंदोलन के नाम से इसे जाना जाता है। ये प्रारंभ में हिंदू मुस्लिम एकता के हिमायती थे, मतलब पहले तो हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक थे, मतलब
मानते थे कि हिंदू मुस्लिम को एक रहना चाहिए। अब हिंदुओं और कांग्रेस के शत्रु बन गए, लेकिन बाद में क्या हुआ, हिंदुओं और कांग्रेस के ये शत्रु बन गए। उन्होंने समर्थकों से ब्रिटिश शासन की अधीनता स्वीकार करने के लिए कहा, ठीक है? अब इन्हें लगा कि अंग्रेजों का साथ देना ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिर ये अंग्रेज अपने समर्थकों से उन्होंने कहा कि ब्रिटिश शासन की अधीनता स्वीकार कर लो। 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी तथा 1875 में अलीगढ़ मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। शायद वही अभी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो याद रखना कि 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी और 1875 में अलीगढ़ मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की इन्होंने स्थापना की थी। तो ये स्थापना याद रख लेना, क्योंकि एक नंबर में ये बन सकते हैं क्वेश्चन कि साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की, तो सर सैयद अहमद खान ने की थी। अलीगढ़ मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की, तो वो भी किसने की थी, सर सैयद अहमद खान ने की थी। इस टॉपिक में लास्ट जो आंदोलन हमें पढ़ना है वो है अहमदिया आंदोलन। इसकी स्थापना 1889 में मिर्जा गुलाम अहमद ने की थी। किसने की थी, तो मिर्जा गुलाम अहमद ने 1889 में अहमदिया आंदोलन की स्थापना की थी। ठीक है, क्यों की थी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, जो हिंदुओं में धार्मिक सुधार आंदोलन चलाए जा रहे थे। ठीक है, तो उससे बहुत ज़्यादा ये प्रभावित थे, इसलिए इन्होंने अहमदिया आंदोलन चलाया था। ठीक है, इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था, तो इस आंदोलन का उद्देश्य मुस्लिमों में आधुनिक बौद्धिक विकास के संदर्भ में धर्मोपदेश और नियमों को उदार बनाना था। मतलब बहुत सारे नियम थे, ठीक है, पूजा पाठ के, या बहुत सारे बहुत ज़्यादा टफ थे। ठीक है, तो उनको थोड़ा उदार बनाना, और मुसलमान जो थे उन्हें आधुनिक चीज़ें सिखाना, मतलब वो भी आगे पढ़े लिखे इस चीज़ के बारे में, तो धर्मोपदेश के माध्यम से ये चीज़ें सिखानी थी। मिर्जा गुलाम अहमद ने मसीहा मेहदी होने के बाद धरती पर हिंदू देवता कृष्ण और ईसा मसीह का अवतार होने का दावा किया। इन्होंने कहा है, जब क्या नाम है, मिर्जा गुलाम अहमद जो थे, इन्होंने कहा मसीहा और मेहदी तो थे ही, ठीक है, उनका तो जन्म हुआ ही था। साथ ही साथ हिंदू देवता कृष्ण को भी इन्होंने माना था, और ईसा मसीह के अवतार होने का भी इन्होंने दावा किया था कि वो भी पृथ्वी पर आए थे। ठीक है, वे पश्चिमी उदारवाद, ब्रह्म विद्या, हिंदुओं के धार्मिक सुधार आंदोलन से अत्यधिक प्रभावित थे। तो मैंने यही कहा कि जो हिंदुओं के धार्मिक सुधार आंदोलन थे, इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने अहमदिया आंदोलन चलाया था। क्यों चलाया था, उद्देश्य क्या था, तो मुसलमान जो थे, उनमें आधुनिक बौद्धिक विकास के लिए चलाया था कि उनका विकास हो आगे। ठीक है, धर्मोपदेश और नियमों को थोड़ा उदार बनाना था, तो ये इसका उद्देश्य था मुख्य। ठीक है, तो ये इतना अहमदिया आंदोलन के बारे में आप लिख देंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक देख ले। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय आंदोलन एवं पूर्ण स्वतंत्रता की मांग। इसमें हम जानेंगे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई। तो 19वीं शताब्दी के छठे दशक से ही राष्ट्रवादी राजनीतिक कार्यकर्ता एक अखिल भारतीय संगठन के निर्माण में प्रयासरत थे। इस विचार को मूर्त एवं व्यवहारिक रूप देने का श्रेय सेवानिवृत्त अंग्रेज अधिकारी ए होम को जाता है। मतलब कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, तो अंग्रेज अधिकारी थे ए होम। ठीक है, ये रिटायर हो चुके थे, ये उससे पहले इटावा के जज थे। ठीक है, इटावा का नाम आपने सुना होगा, तो वहाँ के ये पहले जज नहीं थे, मतलब कलेक्टर थे वहाँ के। ठीक है, तो वहीं से ये रिटायर हो गए थे, तो इन्हीं को ये क्रेडिट जाता है। 28 दिसंबर 1885 को अखिल भारतीय स्तर पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के भवन में की गई। ठीक है, ये क्वेश्चन एक नंबर में बन सकता है कि इसकी स्थापना कहाँ पर की गई थी, तो बंबई में की गई थी। कब की गई, 28 दिसंबर 1885 को की गई। ठीक है, किस विद्यालय में की गई, तो बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में इसकी स्थापना की गई थी। और इनके अलावा और किन किन को क्रेडिट जाता है इसकी स्थापना का, तो ए हुम के अलावा एस.एन. बनर्जी, आनंद मोहन बोस कांग्रेस के प्रमुख वास्तुविद माने जाते हैं। ठीक है, ए हुम, एस.एन. बनर्जी, ठीक है, जिनका नाम था सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, ये कांग्रेस के प्रमुख वास्तुविद माने जाते हैं। ठीक है, तो ये स्थापना के बारे में हो गया, इतना ही आपको लिखना है। फिर आता है बंग आंदोलन। ठीक है, बहुत फेमस था बंग आंदोलन, इसके बारे में जान लेते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के पश्चात अन्य क्षेत्रीय दलों के प्रयास से देश में निरंतर राजनीतिक जागरूकता बढ़ती जा रही थी। इस राजनीतिक जागरूकता का केंद्र बंगाल था, जहां से संपूर्ण देश में इसे प्रसारित किया जा रहा था। उसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा सम्मिलित थे। लॉर्ड कर्जन ने अपनी साम्राज्यवादी नीति के तहत बंगाल के विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को की, जो 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ। यह अंग्रेजों की फूट डालो शासन करो वाली नीति का ही एक हिस्सा था। ठीक है, तो हुआ क्या कि जितने भी आंदोलन ज़्यादातर हो रहे थे वो बंगाल के एरिया से हो रहे थे। ठीक है, जितने भी उग्रवादी हो चाहे कैसे भी आंदोलन हो वो बंगाल से हो रहे थे। तो इन्होंने क्या किया, और बंगाल में उसमें आपका उड़ीसा भी शामिल था। ठीक है, बिहार भी उस समय शामिल था, और जो इस समय का बांग्लादेश है तो वो भी उसी एरिया में आता है, तो बहुत बड़ा एरिया था वो। तो लॉर्ड कर्जन जो थे उस समय गवर्नर जनरल, इन्होंने सोचा कि क्यों ना इसे हम तोड़ दिया जाए। ठीक है, ऐसे हम आपस में बांट देंगे, एक साइड हिंदू को एरिया है, मतलब हिंदू ज़्यादा रहते हैं, एक साइड मुस्लिम ज़्यादा रहते हैं। अगर बीच में हम डिवाइड कर देंगे तो ये आपस में ही लड़ते रहेंगे। ठीक है, फिर ये अंग्रेजों से मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो वही इन्होंने किया कि बंगाल के विभाजन की घोषणा कर दी। कब की, तो 19 जुलाई 1905 की इसकी घोषणा कर दी, जो कब से लागू हुआ, तो 16 अक्टूबर 1905 से ये प्रभावी हो गया था। ठीक है, 19 जुलाई को घोषणा की थी, उसके बाद 16 अक्टूबर 1905 को ये प्रभावी हो गया था। और ये किसका हिस्सा था, तो अंग्रेजों ने एक नीति अपनाई थी, फूट डालो शासन करो की नीति। फूट डालते थे हिंदू मुस्लिम में और खुद शासन करते थे। ठीक है, तो उसी का एक हिस्सा था।
बंगाल का विभाजन पश्चिमी एवं पूर्वी बंगाल दो प्रांतों में किया गया। इसमें पूर्वी बंगाल में मुस्लिम बहुल क्षेत्र था, जबकि पश्चिम क्षेत्र हिंदू बहुल था। इतिहास में इस बंटवारे को बंग बंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगर एक नंबर में पूछा जाता कि बंग बंग आंदोलन से आप क्या समझते हैं या बंग बंग से आप क्या समझते हैं, तो आपको ये चीज़ लिखनी पड़ेगी कि बंगाल को डिवाइड कर दिया था दो भागों में, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा राजनीतिक सक्रियता थी। ठीक है, जितने भी उपद्रव वगैरह हो रहे थे वो वहीं से हो रहे थे। तो इन्होंने क्या किया कि दो भागों में बांट दिया, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल में जहाँ मुसलमानों की संख्या अधिक थी, वहीं पश्चिमी बंगाल में हिंदुओं की संख्या अधिक थी, ताकि इनके बीच में फूट पड़ जाए। और फूट करो शासन करो नीति का एक एग्जाम्पल था ये। ठीक है, तो इसी बंटवारे को बंग बंग के नाम से जाना जाता है। फिर नेक्स्ट है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट से क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन आएगा। तो रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। यह 19 मार्च 1919 को भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के उद्देश्य से निर्मित हुआ था। इस एक्ट के तहत ना अपील, ना दलील, ना वकील वाला सिद्धांत लागू किया गया। ब्रिटिश सरकार ने न्यायाधीश सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी की नियुक्त की। कमेटी ने 1918 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस कमेटी के सुझावों के आधार पर केंद्रीय विधानमंडल में फरवरी 1919 ईस्वी में दो विधेयक लाए गए। ठीक है, पारित होने के बाद इन विधेयकों को रॉलेट एक्ट या काला कानून के नाम से जाना गया। ठीक है, देखिए रॉलेट एक्ट में क्या था कि आप कोई भी विरोध नहीं कर सकते। अंग्रेज कुछ भी करें आप उसका विरोध नहीं कर सकते। अगर आप विरोध करते हैं, अपील करते हैं, ना आप अपील कर सकते हैं, ना दलील कर सकते हैं, और ना ही कोई वकील कर सकते हैं। अगर मान लिया आपने कहीं अंग्रेजों को लगता है कि आप कोई षड्यंत्र कर रहे हैं, तो आपको पकड़ के जेल में डाल देंगे। ठीक है, आप वकील भी नहीं कर पाएंगे जो आप उससे छूट से। ठीक है, ना अपील कर सकते हैं, तो जज जो चाहे आपको सजा दे सकता है और आपको वो सजा लेनी पड़ेगी। ठीक है, अगर फांसी भी दे दी तो फांसी आपको दी जाएगी। ठीक है, आप कोई वकील नहीं कर सकते। तो इसका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था, क्योंकि इसमें जो समिति बनाई गई थी उसमें एक भी हिंदू नहीं था। हिंदू का मतलब है एक भी भारतीय नहीं था उसमें। ठीक है, जब कोई भारतीय नहीं था और भारतीयों के लिए ही आप कानून बना रहे हैं, ऐसा कानून बनाएंगे तो उसका विरोध तो होना ही था। ठीक है, तो याद रखना कि रॉलेट एक्ट को क्या कहा जाता था, तो काला कानून भी कहा जाता है। यह कब आया था, तो 19 मार्च 1919 को भारत की जो ब्रिटिश सरकार थी उसने क्या किया था, भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए यह कानून निर्मित किया था। ठीक है, बहुत सारे जो भारत में राष्ट्रीय आंदोलन उभर रहे थे उस समय, ठीक है, तो उन्हें कुचलने के लिए ये नियम लेकर आए थे। ठीक है, ये कानून लेकर आए थे। इस एक्ट के तहत क्या था, ना अपील, ना दलील, ना वकील वाला सिद्धांत लागू किया गया। एक नंबर में पूछेगा ना अपील, ना दलील, ना वकील वाला सिद्धांत से क्या समझते हैं, मतलब किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है, रॉलेट एक्ट से। और ब्रिटिश सरकार ने न्यायाधीश सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्त की। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे ये पूछेगा एक नंबर में, तो सर सिडनी रॉलेट जो थे वो रॉलेट एक्ट के अध्यक्ष थे। ठीक है, कमेटी ने 1918 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। कमेटी के सुझावों के आधार पर केंद्रीय विधानमंडल में फरवरी 1919 ईस्वी में दो विधेयक लाए गए थे। पारित होने के बाद इन विधेयकों को क्या कहा गया, तो रॉलेट एक्ट या काला कानून के नाम से इसे जाना गया। एक्ट को लागू करना, भारतीयों के विरोध के बाद भी रॉलेट एक्ट विधेयक को लागू कर दिया। मतलब बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था, फिर भी इसे लागू कर दिया गया। इस विधेयक के अनुसार मजिस्ट्रेटों के पास यह अधिकार था कि वह किसी भी संदेहास्पद स्थिति वाले व्यक्ति को गिरफ्तार करके उस पर मुकदमा चला सकता था। इस आधार पर अंग्रेज सरकार किसी भी निर्दोष व्यक्ति को दंडित कर सकती थी। मतलब अगर उसे थोड़ा भी शक होता कि हाँ तुम कुछ गड़बड़ कर रहे हो, तो तुम्हें पकड़ के जेल में डाल देगी और तुम्हें कोई भी सजा दे देगी, तुम कुछ नहीं कर सकते उसमें। ठीक है, तो ये था रॉलेट एक्ट। अब नेक्स्ट है अपना जलियांवाला बाग हत्याकांड। बहुत सुना होगा इसके बारे में। तो भारत के पंजाब प्रांत के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निकट जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 में, यानी कि उस समय बैसाखी का दिन था, वहाँ का बहुत बड़ा त्यौहार होता है पंजाब में बैसाखी। उस समय वहाँ रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए एक सभा हो रही थी, जिसमें जनरल डायर नामक अंग्रेज अधिकारी ने अकारण उस सभा में उपस्थित भीड़ पर गोलियां चलवा दी, जिसमें 400 से ज़्यादा लोग मारे गए, 2000 से ज़्यादा घायल हुए। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि विरोध स्वरूप लौटा दी। तो आप सोच सकते हैं कि 2000 लोग घायल हुए हैं, 400 मारे गए हैं, तो कितने सारे लोग वहाँ पर उपस्थित होंगे। एक तो त्यौहार का समय था, तो वैसी भीड़ बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, काफ़ी लोग मारे गए होंगे, कई बच्चे होंगे, कई महिलाएं होंगी। तो इतने सारे लोगों को एक साथ मार देना बहुत बड़ा उस समय का कांड था ये। ठीक है, तो ये था जलियांवाला बाग हत्याकांड। फिर आएगा आपका खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य तुर्की के खलीफा पद को पुनः स्थापित करना था। खिलाफत आंदोलन 1919 से 1924 तक चला था। इसका मुख्य कारण प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की हार थी। प्रथम विश्व युद्ध के कारण तुर्की के प्रति ब्रिटिश शासन के रवैये से संपूर्ण विश्व के मुसलमान आक्रोशित हो उठे। फर्स्ट विश्व युद्ध में तुर्की ने ब्रिटेन के विरुद्ध जर्मनी और ऑस्ट्रिया का साथ दिया था, जिसके कारण ब्रिटेन ने तुर्की के प्रति कठोर रवैया अपनाया। तुर्की के साथ सेवर्स की संधि करके तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य का विभाजन कर खलीफा को पद से हटा दिया गया, जिसे मुसलमानों ने अपमान के तौर पर लिया। इसी के विरोध में अली बिंदुओं यानी कि मोहम्मद अली और शौकत अली ने खिलाफत आंदोलन चलाया था। ठीक है, तो अगर खिलाफत आंदोलन की हम बात करें तो उसका उद्देश्य एक ही था कि तुर्की का एक खलीफा पद होता था तुर्की में, जिसे बहुत सम्मान दिया जाता था मुसलमानों के द्वारा। तो हुआ क्या था, अंग्रेजों ने जब तुर्की जो था प्रथम विश्व युद्ध हुआ, तो उसमें इन्होंने ब्रिटेन का साथ न देके किसका साथ दिया था, तो जर्मनी का साथ दे दिया था। ठीक है, जर्मनी और ऑस्ट्रिया का साथ दिया। और जब जर्मनी ऑस्ट्रिया ये लोग हार गए, तो उसके बाद फिर संधि तो होनी थी, तो सेवर्स की संधि की गई।
तुर्की के साथ। उसके साथ जो ऑटोमन साम्राज्य था वहाँ का, उसे डिवाइड कर दिया गया। खलीफा का जो पद था उसे समाप्त कर दिया गया, उन्हें हटा दिया गया। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा विरोध हुआ, कई देशों में विरोध हुआ जहाँ भी मुसलमान थे, उन्होंने इसे अपमान के तौर पे ले लिया। ठीक है, तो इसके लिए खिलाफत आंदोलन चलाया गया था। 1919 से 1924 तक ये चलाया गया था। ठीक है, तो यही है खिलाफत आंदोलन। किसने चलाया? तो अली बंधुओं ने चलाया था, मोहम्मद अली और शौकत अली इनका नाम था। ठीक, नेक्स्ट हमारा आंदोलन है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन भी बहुत फेमस है, गांधी जी ने चलाया था 1920 में। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। असहयोग आंदोलन का संचालन स्वराज की मांग को लेकर किया गया। इसका उद्देश्य सरकार के साथ सहयोग ना करके कार्रवाई में बाधा उत्पन्न करना था। इसे गांधी जी ने रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड के उत्तर के रूप में 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। ठीक है, जब रॉलेट एक्ट आया था उसका विरोध किया गया, उसमें कई लोग मारे गए। ठीक है, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड इतना बड़ा हो गया कांड। ठीक है, तो इसके विरोध के रूप में असहयोग आंदोलन चलाया था गांधी जी ने। कब चलाया था? तो 1 अगस्त 1920 को। और इस दिन डेट इसलिए भी चूज की गई थी क्योंकि इसी समय बाल गंगाधर तिलक जो थे, ठीक है, जिन्हें लाल बाल पाल में जो बाल थे, ठीक है, वो एक्सपायर हो गए थे। ठीक है, उनकी डेथ हो गई थी। तो इसीलिए ये डेट को चूज किया गया था कि हम आज से हम क्या करेंगे, असहयोग आंदोलन चलाएंगे। और इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि अंग्रेजों का बस साथ नहीं देना, उनका विरोध करना है। वो कुछ भी करते हैं हम उनका साथ नहीं देंगे, उनका सहयोग करेंगे। ठीक है, साथ नहीं देना है। तो यही था असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन का संचालन स्वराज की मांग को लेकर किया गया। इसका उद्देश्य था कि सरकार के साथ सहयोग ना करके उनकी कार्रवाई में बाधा डालना था। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड के रूप में 1 अगस्त 1920 को यह चलाया था। इसमें ब्रिटिश उत्पादों के उपयोग को समाप्त करने, ब्रिटिश पदों से इस्तीफा लेने, सरकारी नियमों, अदालतों पर रोक लगाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। मतलब यह था कि जितना भी ब्रिटिश उत्पाद बन बना के आ रहा है भारत में बिकने के लिए, तो उसका हमें बहिष्कार करना है, हमें उसका यूज ही नहीं करना। ठीक है, जितने भी ब्रिटिश पद पे हम लोग भारतीय लगे हुए हैं वो सारे इस्तीफा दे देंगे, सरकारी नियम, अदालत, इन सभी पर रोक लगा देंगे। ठीक है, इन पर ध्यान केंद्रित करना था। यह आंदोलन जो था वो अहिंसक था। अहिंसक मतलब इसमें हमें मारकाट नहीं करनी थी। ठीक है, लड़ना वड़ना नहीं था, बस चुपचाप बैठे रहना है और सहयोग करना है। तुम कुछ भी काम करेंगे नहीं, सीधा मतलब ये था। गांधी जी ने कहा कि यदि आंदोलन सफल रहा तो भारत 1 वर्ष के भीतर स्वतंत्रता प्राप्त कर लेगा। ठीक है, तो गांधी जी का कहना यह था कि अगर मान लिया हम ऐसी साथ ना दें इनका, तो 1 वर्ष के भीतर हम क्या है, हमें स्वतंत्रता मिल जाएगी। ठीक है, ऐसा इनका कहना था। और असहयोग आंदोलन के कारण क्या थे? और भी कई कारण थे। तो पहला था प्रथम विश्व युद्ध। 74,000 भारतीय सैनिकों की इसमें जान गई थी, बदले में भारतीयों को कुछ भी नहीं दिया गया। मतलब यहाँ से पकड़ पकड़ के प्रथम ये कह दिया गया था कि हाँ तुम भाई हमारा साथ दो, हम तुम्हें स्वतंत्रता दे देंगे। ठीक है, तो कम से कम 74,000 भारतीय सैनिक जो थे वो लड़ने के लिए भेज दिए गए प्रथम विश्व युद्ध में। वो मार भी दिए गए, मर भी गए। ठीक है, लेकिन भारतीयों को उसमें कुछ भी नहीं दिया गया। तो पहला ये रीजन था असहयोग आंदोलन का। फिर है किफ़ायती मुद्दे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद कई आर्थिक मुद्दे थे, उत्पादों की कीमतें बढ़ रही थी तथा दूसरी तरफ किसानों को अपने कृषि उत्पादों के लिए आवश्यक मजदूरी भी नहीं मिल रही थी। अब भाई युद्ध होता है तो बहुत ज़्यादा जान माल की हानि होती है, चीज़ों के रेट हैं वो आसमान छूने लगते हैं। ठीक है, जो गरीब हैं या जो मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो वही हुआ कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद कई सारे आर्थिक मुद्दे थे, उत्पाद जितने थे उनकी कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, किसानों को उनके रुपए नहीं मिल रहे थे, उत्पादों को उतनी कीमत नहीं मिल रही थी, मजदूरी नहीं मिल रही थी। तो ये भी रीजन था सहयोग आंदोलन का। तीसरा था रॉलेट एक्ट, जिसे हम काला कानून कहते हैं, ना अपील ना दलील ना वकील वाला। ठीक है, तो इसका भी विरोध करना था। उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, उसका भी हमें विरोध करना था, इसलिए भी हमने असहयोग आंदोलन चलाया था। और फिर खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन को भी मिला लिया था गांधी जी ने अपने साथ कि भाई तुम मेरा साथ दो, हम तुम्हारा साथ देते हैं। तो ये हम थोड़ा बढ़ चढ़ के करेंगे। तो ये सारे रीजन थे कि असहयोग आंदोलन किया गया। अब असहयोग आंदोलन का निलंबन क्यों हो गया? ठीक है, क्यों समाप्त कर दिया गांधी जी ने? जब इतना अच्छा आंदोलन चल रहा था, उन्होंने कह भी दिया था कि 1 साल में स्वतंत्रता मिल जाएगी, फिर ऐसा क्या हुआ कि असहयोग आंदोलन को इन्होंने बंद कर दिया अचानक? तो पहला रीजन था चोरी चोरा कांड। चोरी चोरा कांड हो गया था जिसमें अहिंसक आंदोलन था, ये सॉरी हिंसक आंदोलन हो गया। ठीक है, जबकि इन्होंने कहा था कि ये आंदोलन जो है अहिंसक रहेगा, लेकिन इसमें क्या 22 पुलिसकर्मियों को मार दिया गया था, जला दिया गया था। ठीक है, तो इसके कारण इन्होंने क्या किया, इसे रद्द कर दिया कि नहीं अब असहयोग आंदोलन नहीं चलाएंगे हम आगे। कुछ हिस्सों में आंदोलन जो था वो हिंसक हो गया। ठीक है, कई जगह जबकि अहिंसक की बात की गई थी लेकिन हिंसा हो गई, तो इसलिए भी गांधी जी नाराज हो गए, उन्होंने ये बंद कर दिया। तीसरा था कि गांधी जी ने सीआर दास, मोतीलाल नेहरू तथा रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे नेताओं की आलोचना करते हुए कहा कि भारत अहिंसक आंदोलन के लिए तैयार नहीं था। ठीक है, जो प्रमुख नेता थे जिनका साथ दे रहे थे उन्हीं की इन्होंने आलोचना कर दी, तो इसलिए भी असहयोग आंदोलन जो था वो निलंबित हो गया। ठीक है, तो ये 3 रीजन थे बड़े बड़े जिनकी वजह से असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। अब हम जान लेते हैं चोरी चोरा कांड के बारे में। देखिए चोरी चोरा जो कांड था वो कब हुआ था? तो 5 फरवरी 1922 को हुआ था। कब हुआ? तो 5 फरवरी 1922 को कहां पर हुआ था? तो गोरखपुर जिले में, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जिला है, वहां पर एक जगह है चोरी चोरा, उस जगह पर यह हुआ था। वहां पर एक छोटा सा गांव है, वहां पर यह घटना हुई थी। इस गांव का नाम इतिहास के पन्ने में दर्ज करा दिया, मतलब इस घटना ने इस गांव का नाम जो था वो इतिहास के पन्नों में दर्ज करा दिया था। पुलिस ने यहाँ स्वयंसेवक दलों के कुछ नेताओं को बुरी तरीके से पीटा क्योंकि ये लोग शराब की बिक्री एवं खाद्यान्न के मूल्यों में वृद्धि का
विरोध करने हेतु प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व कर रहे थे। इसके परिणाम स्वरूप प्रदर्शनकारियों के एक जत्थे ने पुलिस पर हमला कर दिया। पुलिस ने गोली चलाई, जिससे प्रदर्शनकारी उत्तेजित हो गए, पुलिस पर आक्रमण कर दिया। सिपाही भागकर थाने में घुस गए तो भीड़ ने थाने में आग लगा दी। जो सिपाही भागकर बाहर आए उन्हें भी मार डाला। इस हिंसक घटना में 22 पुलिसकर्मी मारे गए। गांधी जी ने इस घटना से दुखी होकर असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। ठीक है, तो हुआ क्या था, 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में चोरी चौरा नामक एक गांव है, वहां पर ये घटना हुई थी। हुआ क्या था, कई चीज़ों के मूल्य जो थे वो बढ़ गए थे, शराब वराब की बिक्री पर रोक लगा दिया गया था, तो कई चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा था। ठीक है, तो प्रदर्शनकारी विरोध कर रहे थे। कुछ लोग जो थे, नेता वगैरह जो समय भी होते थे, वो इनका नेतृत्व कर रहे थे। तो पुलिस ने क्या किया, उन्हें पीट दिया। जब उन्हें पीट दिया, ठीक है, तो फिर जो जत्था था उसने पुलिस वालों को पीट दिया। जब पुलिस वालों को पीटे तो उन्होंने गोलियां वगैरह चला दी। जब गोलियां वगैरह चला दी तो जो भीड़ थी वो उत्तेजित हो गई और उसने कहा आज तो आर या पार। उसके बाद पुलिस वालों को सब हमला कर दिया पुलिस वालों के ऊपर। तो पुलिस वाले जाकर पुलिस स्टेशन में छिप गए। ठीक है, तो फिर प्रदर्शनकारियों ने बाहर आग लगा दी। जो बाहर पुलिसकर्मी भागे उन्हें भी मार डाला। तो इसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे, जिसमें भारतीय भी हो सकते हैं, ठीक है, और अंग्रेज भी होंगे। ठीक है, तो इस घटना से दुखी होकर जो गांधी जी थे, इन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। नेक्स्ट हमें पढ़ना है काकोरी ट्रेन एक्शन। ठीक है, इसका पहले नाम था काकोरी ट्रेन कांड। ठीक है, यह हत्याकांड के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसे काकोरी ट्रेन कांड एक्शन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, योगी सरकार ने इसका नाम बदल दिया है। 9 अगस्त 1925 को क्रांतिकारियों ने उत्तर प्रदेश के काकोरी से गुजरने वाली एक ट्रेन में डकैती डाली थी। इस घटना का मकसद था कि लूट से इकट्ठा होने वाले पैसों से हथियार खरीदे जाएं और तथा भारत पर कब्जा करने वाले अंग्रेजों के खिलाफ उनका इस्तेमाल किया जाए। अंग्रेजों ने इस डकैती का नाम दिया, मतलब इसे डकैती का नाम दिया। इतिहास में से काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। इस घटना को अंजाम देने वालों में रामप्रसाद बिस्मिल, असफाउल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी सहित 10 क्रांतिकारी शामिल थे। इस घटना में रामप्रसाद बिस्मिल, असफाउल्लाह खां, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी की सजा सुनाई गई। इस डकैती में जर्मनी से बने 4 माउजर पिस्तौल काम में लाए गए थे। ठीक है, हुआ क्या था, 9 अगस्त 1925 की बात है। इस समय क्रांतिकारी जो थे उनका एक संगठन था, ठीक है, जैसे हम लोग HRA कहते हैं, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म थी। तो इस संगठन के जो लोग थे उन्होंने क्या किया, एक ट्रेन थी उसे लूटना था इन्हें, उसमें बहुत सारा खजाना वगैरह जो भी जा रहा हो। ठीक है, तो काकोरी नामक एक जगह है लखनऊ के पास में, तो वहाँ से ये ट्रेन गुजर रही थी। तो वहाँ पर इन्होंने ट्रेन को रोका, उसमें डकैती डाली। ठीक है, क्यों कर डकैती डालनी थी कि वहाँ से जो धन मिलेगा उससे ये लोग क्या करेंगे, हथियार खरीदेंगे। तो हथियार बहुत महंगे थे, भारतीय हथियार जो थे वो इतने काबिल नहीं थे। ठीक है, कहीं भी क्या पता हाथी में फट जाए, ठीक है, तो वो खतरनाक थे। तो विदेशी मंगाने थे और विदेशी के लिए चाहिए था रुपए। तो इसलिए इन्होंने ट्रेन को लूटा था कि हम हथियार खरीदेंगे, उसके बाद अंग्रेजों को यहाँ से भगाएंगे। ठीक है, तो इसे डकैती का नाम दिया था अंग्रेजों ने। काकोरी के पास लूट भी लिया था। HRA संगठन था, जिसमें कौन कौन लोग थे, तो रामप्रसाद बिस्मिल थे, असफाउल्लाह खां थे, राजेंद्र लाहिड़ी थे, ठीक है, और 10 क्रांतिकारी थे शामिल। उसके बाद इन चारों लोगों को क्या किया गया, फांसी की सजा सुना दी गई। ठीक है, और इसमें किसका यूज़ किया गया, तो जर्मनी में बने हुए 4 माउजर पिस्तल का इसमें यूज़ किया गया था। ठीक है, तो HRA इनके संगठन का नाम था। तो ये है काकोरी ट्रेन एक्शन। नेक्स्ट हमें पढ़ना है स्वराज पार्टी के बारे में। 1921 ईस्वी में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लिए जाने के कारण बहुत से नेता क्षुब्ध हो गए। मतलब जो 1921 में महात्मा गांधी ने क्या किया, असहयोग आंदोलन वापस ले लिया चोरी चौरा कांड की वजह से, तो बहुत सारे नेता जो इनका साथ दे रहे थे वो गुस्सा हो गए इनसे कि यार ये क्या बात हुई, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने क्या नाम है, जलियांवाला हत्याकांड में इतने सारे लोग मार दिए, यहाँ पर सिर्फ 22 मरे, तुम उसके लिए आंदोलन वापस ले रहे हो, हमने इतनी मेहनत की। तो इसलिए बहुत सारे नेता जो थे वो इनसे गुस्सा हो गए। इसी कारण कुछ नेताओं ने मिलकर एक अलग दल का निर्माण किया। इसलिए कुछ नेता ऐसे थे जो इनसे अलग हो गए, उन्होंने अपने एक अलग पार्टी बना ली, एक अलग दल बना लिया, जिसका नाम स्वराज रखा गया। ठीक है, क्या नाम रखा गया, तो स्वराज दल रखा गया, स्वराज पार्टी रखा गया। इस दल की स्थापना किसने की, तो देशबंधु CR दास ने की तथा पंडित मोतीलाल नेहरू ने की। ठीक है, इस दल का जो प्रथम अधिवेशन था वो इलाहाबाद में हुआ था। ठीक है, स्वराज पार्टी का प्रथम अधिवेशन कब हुआ, इलाहाबाद में हुआ, जिसमें इसका संविधान और कार्यक्रम निर्धारित हुआ। स्वराज पार्टी भारतीयों के लिए अधिक से अधिक कार्य किया, मतलब स्वराज पार्टी ने बहुत सारे कार्य किए थे भारतीयों के लिए। तो सिंपल से यही लिखना है कि 1921 में जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया तो बहुत सारे नेता जो थे वो इनसे गुस्सा हो गए, क्षुब्ध हो गए। इसी कारण कुछ नेताओं ने मिलकर अपना अलग दल बना लिया, जिसका नाम रखा स्वराज दल या स्वराज पार्टी। ठीक है, इसका जो प्रथम अधिवेशन था वो इलाहाबाद में हुआ था। इस पार्टी ने अपना संविधान और अपना कार्यक्रम निर्धारित किया। ठीक है, और इसने भारतीयों के लिए बहुत सारा कार्य किया। अब हम बात करेंगे साइमन कमीशन की। साइमन कमीशन की नियुक्ति किसने की, तो ब्रिटिश PM सर जॉन साइमन ने की थी। ठीक है, इसकी नियुक्ति किसने की थी, तो ब्रिटिश PM सर जॉन साइमन ने की थी। इस कमीशन में 7 सदस्य थे जो सभी ब्रिटेन के संसद के मनोनीत सदस्य थे, मतलब एक भी भारतीय नहीं था। 7 सदस्य थे और सारों के सारे कितने थे, तो वो ब्रिटेन की जो संसद थी उसके मनोनीत सदस्य थे। साइमन कमीशन की घोषणा कब की गई, तो 8 नवंबर 1927 को की गई। ठीक है, 8 नवंबर 1927 को इसकी घोषणा की गई। कमीशन को इस बात की जांच करनी थी
तो साइमन कमीशन को इस बात की जांच करनी थी कि भारत इस लायक है कि उसे संवैधानिक अधिकार दे दी जाए, ठीक है, जो संवैधानिक अधिकार है वो भारत को दे दिए जाए, भारत इस लायक है कि नहीं है, इसलिए साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई थी। इस कमीशन में किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था, ठीक है, इस कमीशन में सारे सारे अंग्रेज थे, एक भी भारतीय नहीं था, जिस कारण इसका बहुत विरोध हुआ। 1919 ईस्वी में भारत सरकार अधिनियम में व्यवस्था की गई थी कि 10 वर्ष बाद एक ऐसा आयोग नियुक्त किया जाएगा जो इस अधिनियम से हुई प्रगति की समीक्षा करेगा। कमीशन के भारत आगमन से पहले इसका विरोध प्रारंभ हो गया। पूरे देश में काले झंडे दिखाकर साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाए गए, ठीक है, तो ऐसे करके इसका विरोध किया गया था। तो साइमन कमीशन की अगर हम बात करें तो इसमें क्या था कि जो ब्रिटिश पीएम थे सर जॉन साइमन, उनकी अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की थी। इसमें 7 सदस्य थे, सारे अंग्रेज थे, ठीक है, और उसे इस बात की जांच करनी थी कि भारत को संवैधानिक अधिकार दे दिए जाएं, वो इस कंडीशन में है कि नहीं है, इसके लिए उसे भारत भेजा गया था, ठीक है, लेकिन इसमें एक भी भारतीय नहीं था, इसलिए इसका बहुत ज़्यादा विरोध किया गया। काले झंडे दिखाए गए, साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाए गए। 1919 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम में व्यवस्था भी की गई थी कि 10 वर्ष बाद एक ऐसा आयोग नियुक्त किया जाएगा जो इस अधिनियम से हुई प्रगति की समीक्षा करेगा। मतलब 1919 में ये इस बात की पहले से समीक्षा कर दी गई थी कि 10 साल बाद एक ऐसा मतलब समिति बनाई जाएगी, एक ऐसा अधिनियम बनाएगा जो इस बात की जांच करेगा कि भारत को संवैधानिक अधिकार देने हैं कि नहीं देने हैं। तो उसी कंडीशन पे इसकी नियुक्ति की गई थी 1927 में, ठीक है, 10 वर्ष बाद लगभग, ठीक है। तो 1927 में हुआ था, 1928 में ये भारत आया था, तब इसका विरोध बहुत ज़्यादा हुआ, ठीक है। तो ये साइमन कमीशन। अब हम पढ़ लेते हैं बारदौली सत्याग्रह के बारे में। बारदौली सत्याग्रह एक प्रमुख किसान आंदोलन था। कैसा था? तो एक किसान आंदोलन था जो 1928 में गुजरात में हुआ था। कब हुआ? तो 1928 में गुजरात में हुआ था। इसका नेतृत्व किसने किया? तो इसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था। उस समय प्रांतीय सरकार ने किसानों की लगान में 30% की वृद्धि कर दी गई, ठीक है, जो कर वगैरह लगाते हैं उसमें 30% की वृद्धि कर दी थी। पटेल ने इसका जमकर विरोध किया। अंत में सरकार को विवश होकर किसानों की मांगों को मानना पड़ा। इस सत्याग्रह के सफल होने के बाद वहां की महिलाएं जो थी उन्होंने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी, ठीक है। तो इनका स्टार्टिंग से नाम सरदार नहीं था, ठीक है, इन्हें महिलाओं ने नाम दिया था सरदार की उपाधि इन्हें दी गई थी बाद में, जब बारदौली सत्याग्रह सफल हो गया था और इनकी मांगों को मान लिया गया था। क्योंकि 30% लगान लगा दे रहे हैं अचानक से किसानों के ऊपर, तो वो कैसे दे लेंगे, ठीक है। तो इसका नेतृत्व किया था वल्लभ भाई पटेल ने। तो यह है बारदौली सत्याग्रह। अब हम जान लेते हैं सबने अवज्ञा आंदोलन के बारे में। सबने अवज्ञा आंदोलन भी बहुत फेमस है। सबने अवज्ञा आंदोलन अंग्रेजों के विरुद्ध कांग्रेस द्वारा चलाए गए जन आंदोलनों में से एक था, ठीक है। तो इसे कांग्रेस ने ही चलाया था सबने अवज्ञा आंदोलन को। इसकी शुरुआत डांडी मार्च से हुई थी, ठीक है, जिसे नमक सत्याग्रह के रूप में भी जाना जाता है। तो एक क्वेश्चन भी आया था अभी बिहार में जो एग्जाम हुआ था उसमें, कि जो डांडी मार्च है उसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो नमक सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना एक नंबर में कि सबने अवज्ञा आंदोलन जो था वो अंग्रेजों के विरुद्ध कांग्रेस द्वारा चलाया गया था, एक जन आंदोलन था। इसकी शुरुआत डांडी मार्च से हुई थी, जिसे हम लोग नमक सत्याग्रह के रूप में जानते हैं। यह महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू एक अहिंसक आंदोलन था, ठीक है। इन्होंने जितने आंदोलन चलाए वो ज्यादातर अहिंसक ही थे, मतलब उसमें लड़ाई दंगा नहीं करना था। यह नमक पर ब्रिटिशों कि एकाधिकार के खिलाफ शुरू हुआ था। मतलब नमक एक ऐसी चीज़ है जिसकी सबको ज़रूरत पड़ती है। अगर उस पर रेट बढ़ा दिए जाएंगे तो फिर भाई कौन खाना खा पाएगा, ठीक है। नमक के बिना स्वाद नहीं है और नमक बहुत ज़रूरी है, सभी के लिए, जीवन के लिए ज़रूरी है। तो नमक पे इन्होंने एकाधिकार कर लिया कि नमक अब हम ही पूरा करेंगे, ठीक है, हम ही बनाएंगे, हम ही बेचेंगे, तो उस पर बहुत ज़्यादा रेट बढ़ा देंगे ये, ठीक है। तो इसका विरोध हुआ था। तो यह नमक पर ब्रिटिशों के एकाधिकार के खिलाफ शुरू हुआ था। 1929 में लाहौर में कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार से पूर्ण स्वराज की मांग की थी। तब ब्रिटिश सरकार ने जो मांगे थी वो स्वीकार नहीं की। इसी कारण 12 मार्च 1930 को सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई, ठीक है। तो ऐसा हुआ था जब लाहौर अधिवेशन हुआ था तो उसमें पूर्ण स्वराज की मांग की थी ब्रिटिश से कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, हमें पूरा अधिकार चाहिए। लेकिन बाद में ब्रिटिश सरकार ने मांगे जो थी वो नहीं मानी। इसके लिए 12 मार्च 1930 को सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी। तो ये है सबने अवज्ञा आंदोलन। इसके बारे में पढ़ लेना, एक एक नंबर में ये सारे आंदोलन में से कुछ भी पूछ सकता है। तो इसे कहानी के तौर पे याद करना, ठीक है, कि एक स्टोरी हम याद कर रहे हैं कि ऐसा हुआ था पहले, ठीक है। तो ऐसे करके आप रिलेट कर लेंगे। डांडी मार्च क्या है? तो 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने नमक निर्माण पर ब्रिटिश एकाधिकार के खिलाफ एक अहिंसक आंदोलन चलाया, जिसे डांडी मार्च नमक सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है, जो 12 मार्च से 5 अप्रैल 1930 तक यानी कि 24 दिनों तक चला था। कब शुरू हुआ था? तो 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ था और 5 अप्रैल 1930 तक ये चला था। यह यात्रा साबरमती आश्रम से राज के तट पर स्थित डांडी गांव तक चली थी। तो इसीलिए इसे डांडी मार्च के नाम से जाना जाता है। कहाँ से चली थी? तो साबरमती का जो आश्रम था वहाँ से लेकर राज के तट पर एक डांडी गांव है, वहाँ तक ये चला था। इसका एकमात्र उद्देश्य नमक कानून को तोड़ना था, ठीक है। क्या उद्देश्य था? तो नमक कानून को तोड़ना इसका उद्देश्य था। इसमें गांधी जी के साथ 79 अनुयायी थे। 241 मील की यात्रा इन्होंने तय की थी और टोटल समय कितना लगा था? तो 24 दिन लगा था, ठीक है। 79 अनुयायी थे इनके साथ में, 241 मील चले थे और 24 दिन का समय लगा था। अब हम बात करेंगे प्रथम गोलमेज सम्मेलन की, ठीक है। गोलमेज सम्मेलन कई बार पूछे जाते हैं, तो गोलमेज सम्मेलन के बारे में पढ़ लेते हैं।
प्रथम जो गोलमेज सम्मेलन था वो कहाँ पर हुआ, तो 12 मार्च 1930 से लेकर 31 जनवरी 1931 तक, ठीक है, लंदन में हुआ था। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, जितने भी गोलमेज सम्मेलन थे वो सारे लंदन में हुए थे। एक गोल मेज पड़ी होती है, ठीक है, और उसमें चारों तरफ लोग बैठे होते हैं, ठीक है, और बाकी की ऑडियंस बाहर बैठी होती है। तो मतलब कहने का मतलब है इसी के लिए इसे गोलमेज सम्मेलन कहते हैं। ठीक है, एक गोल मेज के मतलब आसपास सारे लोग बैठे होते हैं। तो इसमें देश के प्रमुख नेता शामिल नहीं हुए थे। जो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था तो जितने भी प्रमुख नेता थे वो शामिल नहीं हुए थे, जिस कारण यह जो बैठक हुई थी वो निरर्थक साबित हुई, मतलब उसका कोई हल नहीं निकला, तो मीटिंग बेकार हो गई है। आधिकारिक तौर पर जॉर्ज पंचम ने इसका उद्घाटन किया। इसकी अध्यक्षता किसने की, तो ब्रिटेन के जो पीएम थे रैमजे मैकडॉनल्ड, इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस की पूर्ण स्वराज की मांग का विचार करने पर इनकार कर दिया था। ठीक है, अंग्रेजों ने पूर्ण स्वराज की जो मांग थी उसे नकार दिया था, इसलिए जितने भी नेता थे भारत के उन्होंने इसका विरोध किया और वो इसमें शामिल नहीं हुए, इसलिए ये जो बैठक थी वो बेकार साबित हुई। 16 प्रतिनिधियों ने 3 ब्रिटिश राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व किया। मतलब जो 16 प्रतिनिधि थे उन्होंने 3 ब्रिटिश राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व किया था। इस सम्मेलन में कुल 74 भारतीय प्रतिनिधि थे। सबने अवज्ञा आंदोलन के कारण कई नेताओं को जेल में डाल दिया गया था। ठीक है, जो दांडी मार्च में चलाया था इन्होंने सबने अवज्ञा आंदोलन, उसकी वजह से जितने भी प्रमुख नेता थे उन्हें जेल में डाल दिया गया। अब जब वो जेल में है यहाँ पे तो वो कैसे शामिल हो सकते थे इसमें प्रथम गोलमेज सम्मेलन में, तो वो शामिल नहीं हो पाए, इसलिए ये जो थी वो बेकार हो गया। ठीक है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन। चर्चा किस बात पर हुई थी इसमें, तो संघीय सरकार के ऊपर चर्चा हुई थी, प्रांत का संविधान क्या होगा उस पर चर्चा हुई, अछूतों के लिए अलग निर्वाचन मंडल आदि, इन ये टॉपिक थे, इनके ऊपर चर्चा हुई थी प्रथम गोलमेज सम्मेलन में। ठीक है, 16 प्रतिनिधियों ने 3 ब्रिटिश राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व किया था इसमें। ठीक है, कई नेता जो थे उन्हें जेल में डाल दिया गया था तो वो इसमें शामिल नहीं हो पाए, जितने कांग्रेस के बड़े नेता थे वो इसमें शामिल नहीं हुए। तो ये था प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो नवंबर 1930 से लेकर जनवरी 1931 तक लंदन में हुआ था। और अध्यक्षता की थी रैमजे मैकडॉनल्ड ने, जो कि पीएम थे, वहाँ के प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, और आधिकारिक तौर पर इसका उद्घाटन किया था जॉर्ज पंचम ने। फिर दूसरा आता है आपका गांधी इरविन समझौता। ठीक है, गांधी इरविन समझौता इसके बाद हुआ था, उसके बाद हुए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और तृतीय गोलमेज सम्मेलन। तो गांधी इरविन समझौते की बात करें तो यह हुआ था 25 जनवरी 1931 को। गांधी जी और कांग्रेस के अन्य सभी प्रमुख नेताओं ने बिना शर्त कारावास से रिहा कर दिया गया। मतलब 25 जनवरी 1931 को गांधी जी जो थे और कांग्रेस के जो अन्य सभी नेता थे उन्हें बिना शर्त कारावास से रिहा कर दिया गया। कांग्रेस की समिति ने गांधी जी को वायसराय से चर्चा करने के लिए अधिकृत किया। मतलब उन्होंने बात की कि आप भाई वायसराय से चर्चा करो इस बात पे। ठीक है, तो उन्हें मनाया चर्चा करने के लिए, जिसके बाद 17 फरवरी 1931 को गांधी इरविन वार्ता 15 दिनों तक चली थी। उसके बाद क्या हुआ था, फरवरी 1931 में गांधी और इरविन के बीच में वार्ता चली थी 15 दिनों तक। इसके परिणाम स्वरूप 13 मार्च 1931 को एक समझौता हुआ जिसे गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। ठीक है, जब ये चर्चा हुई उसके बाद 13 मार्च 1931 को एक समझौता हुआ जिसे हम किस नाम से जानते हैं, तो गांधी इरविन समझौता के नाम से जाने जाते हैं। इस समझौते में लॉर्ड इरविन ने कई बातों के लिए राजी हुए, मतलब कई बातें गांधी जी की मान ली और कई बातें गांधी जी को इनकी माननी पड़ी। ठीक है, तो इसे दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं क्योंकि दिल्ली में हुआ होगा, तो दिल्ली पैक्ट के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, तो यह है गांधी इरविन समझौता। कब हुआ, 25 जनवरी 1931 को हुआ। गांधी जी और कांग्रेस के अन्य सभी नेताओं को बिना शर्त के रिहा कर दिया गया जेल में, जो सबने अवज्ञा आंदोलन की वजह से नहीं जेल में डाल दिए गए थे, तो उन्हें रिहा कर दिया गया। फिर जितने नेता थे उन्होंने कहा कि भाई तुम वायसराय से बात कर लो। वायसराय इरविन थे तो उनसे बात की, तो इनके बीच में जो वार्ता हुई उसे कहा जाता है गांधी इरविन समझौता, जो 15 दिनों तक चली थी। उसके बाद मार्च में इसका मतलब फैसला आया था कि किन किन बातों पर गांधी राजी हुए और किन किन बातों पर इरविन राजी हुए थे। ठीक है, इसे दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं। तो पहली बात जिस पे लॉर्ड इरविन राजी हुए थे कि हिंसात्मक गतिविधियों के अतिरिक्त जितने भी राजनीतिक कैदी हैं उन्हें छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, जिन्होंने हिंसा की हम सिर्फ उसे नहीं छोड़ेंगे, बाकी सबको छोड़ देंगे। और इसी समझौते की वजह से जो भगत सिंह थे, राजगुरु थे, इन्हें नहीं छोड़ा गया था। दूसरा है कि विभिन्न प्रकार के जुर्माने की जो वसूली है उसे स्थगित कर दिया जाएगा। ठीक है, मान लीजिए बहुत सारा जुर्माना जो वसूला जा रहा था कि तोड़फोड़ हुई, ये हुई, तो उस वसूली की को स्थगित कर दिया कि ठीक है हम आगे नहीं वसूलेंगे। तीसरा था कि आपातकालीन अत्यादेशों को वापस ले लिया गया। ठीक है, जो आपातकालीन अत्यादेश लगा दिए गए थे उन्हें वापस ले लिया इरविन ने। फिर था कि भारतीयों को नमक बनाने का अधिकार दे दिया जाएगा। ठीक है, तो जो सबने अवज्ञा आंदोलन हुआ था, दांडी मार्च हुआ था, तो ये कह दिया कि ठीक है भारतीय नमक बना सकते हैं। फिर था गांधी जी ने कौन सी 2 मांगे अस्वीकार कर दी, मतलब गांधी जी की जो मांग थी उन्हें नहीं माना इरविन ने। तो पहला था कि भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी की सजा माफ कर दी जाए। ठीक है, तो इस बात पर वो राजी नहीं हुए। दूसरा था कि पुलिस की जातियों के जांच की मांग अस्वीकार कर दी। ठीक है, कि पुलिस बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रही है, उनके ऊपर जांच करो, गांधी जी ने कहा था, तो वो भी मांग अस्वीकार कर दी कि नहीं हम इसके ऊपर जांच नहीं करेंगे। तीसरा था कि कांग्रेस जो है वो ब्रिटिश सामान का बहिष्कार नहीं करेगी। ठीक है, तो ये भी बात मान ली उन्होंने कि ठीक है कि जो ब्रिटिश सरकार है उनके जो सामान वगैरह बिकने आता है भारत में तो उसका बहिष्कार नहीं करेगा। फिर था कि कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी, जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होगा उसमें कांग्रेस जो है वो भाग लेगी। तो इतनी बातों के लिए इरविन ने राजी करा लिया गांधी जी को। तो इसीलिए गांधी जी का बहुत विरोध होता है कि ये चाहते तो भगत सिंह और इनके साथियों की फांसी रुकवा सकते थे, लेकिन इन्होंने नहीं रुकवाई, तो इसलिए इनका बहुत ज़्यादा विरोध होता है। अब हम बात करेंगे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की।
ठीक है, गांधी-इरविन समझौता पढ़ लेना, ये आ सकता है। ठीक है, अच्छा है क्वेश्चन। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो ये 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक हुआ। इस सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। एनी बेसेंट और मदन मोहन मालवीय व्यक्तिगत रूप से इंग्लैंड गए थे। एनी बेसेंट ने सम्मेलन में भाग लेकर भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया। ठीक है, तो कांग्रेस की तरफ से खाली एक ही प्रतिनिधि शामिल हुए थे, वो थे गांधी जी। इसके अलावा एनी बेसेंट और मदन मोहन मालवीय थे, वो व्यक्तिगत रूप से शामिल हुए थे। ठीक है, मतलब अलग से, कांग्रेस की तरफ से नहीं गए थे, अलग से गए थे। तो एनी बेसेंट जो थी वो उन्होंने भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया था, उनकी बातें रखी थी वहां पर जाके। ठीक है, तो ऐसे करके ये होता द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। अब हम बात करेंगे पूना समझौता की। पूना समझौता किनके बीच में हुआ, तो उनकी बात कर लेते हैं। सितंबर 1932 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तथा अन्य हिंदू नेताओं के प्रयत्न से सवर्ण हिंदुओं तथा दलितों के मध्य में एक समझौता किया गया। इसके अनुसार कई सारी बातें हुई, उसकी बात हम कर लेते हैं। तो किनके बीच में हुआ था, तो सितंबर 1932 में डॉक्टर अंबेडकर और अन्य हिंदू नेता जो थे उनके प्रयत्न से सवर्ण हिंदुओं तथा दलितों के मध्य में एक समझौता किया गया। इसके अनुसार यह था कि दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन मंडल समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, पृथक निर्वाचन मंडल अंग्रेज लेकर आए थे, तो इन्होंने मान लिया कि ठीक है, हम पृथक निर्वाचन मंडल समाप्त कर देंगे दलितों के लिए। दूसरा था कि हरिजनों का स्थान जो है वो हिंदुओं के अंतर्गत ही सुरक्षित किया गया। ठीक है, हरिजनों को हिंदू ही माना गया, ऐसा नहीं कि अलग किसी धर्म के पे डाल दिया गया, तो उन्हें हिंदू ही माना गया। दूसरा था कि प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 47 से बढ़ाकर 147 कर दी गई। ठीक है, जो प्रांतीय विधानमंडल है, ठीक है, वहां पर जो दलितों की संख्या पहले 47 रखी गई थी, उन्हें बढ़ाकर 147 कर दिया गया। ठीक है, तो ये पूना समझौता की बात है। तो पूना समझौता में इतना ही था। अब हम बात करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन की। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन था। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी के आह्वान पर समूचे देश में एक साथ ये प्रारंभ किया गया था। ठीक है, गांधी जी ने कहा कि भाई हम थक गए अहिंसा करते करते, अब हमें हिंसा करनी ही पड़ेगी, अंग्रेज ऐसे भागने वाले नहीं हैं। इन्हें बहुत लेट समझ में आई ये चीज़। ठीक है, तो 9 अगस्त 1942 को गांधी जी के आह्वान पर समूचे देश में एक साथ ये प्रारंभ किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन। 8 अगस्त 1942 की शाम अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बंबई सत्र में अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया गया। हालांकि गांधी जी को फौरन गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन देश भर में युवा कार्यकर्ता हड़तालों और तोड़फोड़ की कार्रवाइयों के जरिए आंदोलन को चलाते रहे। मतलब गांधी जी को तो एकदम उन्होंने गिरफ्तार कर लिया कि हाँ भाई इनने ऐसा कैसे कह दिया उसका, लेकिन जो युवा कार्यकर्ता थे उन्हें तो बस आवाज़ चाहिए थी गांधी जी की, क्योंकि बहुत सारे इनके समर्थक भी थे। तो जैसे ही इन्होंने ऐसा कहा तो बहुत जगह तोड़फोड़ होने लग गई, बहुत सारे अहिंसा होने लग गई, हर जगह पर ये सारी कार्रवाइयाँ होने लग गई। ठीक है, कांग्रेस में जयप्रकाश नारायण जो थे, जैसे समाजवादी सदस्य जो थे, भूमिगत प्रतिरोधी गतिविधियों में सबसे ज़्यादा सक्रिय थे। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की अंतिम महान लड़ाई भी इसे कहा जाता है, जिसने ब्रिटिश शासन की नींव हिलाकर रख दी थी। ठीक है, तो ये अंतिम सबसे बड़ा जो था जिसने ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी थी। ठीक है, अंतिम महान लड़ाई थी इसे कहा जाता है। इसे हम लोग अगस्त क्रांति भी कहते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन भी कहते हैं, और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की अंतिम महान लड़ाई भी कहते हैं। इतनी चीज़ें याद रखना। कब हुआ था, 9 अगस्त 1942 को गांधी जी के आह्वान पर समूचे देश में एक साथ ये प्रारंभ हुआ था। 8 अगस्त 1942 की शाम को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बंबई सत्र में अंग्रेजों भारत छोड़ो का इन्होंने नारा दिया था। उसके बाद गांधी जी को फौरन गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन देश भर में जो युवा कार्यकर्ता थे उन्होंने हड़ताल कर दी, तोड़फोड़ की मतलब जो कार्रवाई थी वो करते रहे, तो इससे ये आंदोलन जो था वो चलता रहा। तो यह है भारत छोड़ो आंदोलन। अब हम स्वतंत्रता की प्राप्ति देख लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन चलाए, फिर हमें स्वतंत्रता कैसे मिली। अप्रैल 1945 में यूरोप में युद्ध समाप्त होने के साथ ही भारत के स्वाधीनता संघर्ष ने नए चरण में प्रवेश किया। 1942 के विद्रोह एवं आज़ाद हिंद फौज की मिसाल ने भारतीय जनता की बहादुरी और दृढ़ता को स्पष्ट कर दिया। राष्ट्रीय नेताओं के जेल से रिहा होने के बाद नए उत्साह का संचार हुआ। मतलब स्वतंत्रता की प्राप्ति कैसे मिली कि आपको पता कि उस समय यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, वो 1945 में समाप्त हुआ। जब वो समाप्त हुआ तो बहुत सारे भारतीय सैनिक जो वहाँ लड़ने गए थे तो उन्हें ट्रेनिंग भी दी जाती। जब उन्हें ट्रेनिंग दी गई, कम से कम 7 लाख से ऊपर वो सैनिक थे। जब वो भारत वापस आने वाले थे तो अंग्रेजों को लगा जब वो यहाँ पर भारत आ जाएंगे तो अब हम उनसे कैसे लड़ सकते हैं, वो तो ट्रेंड हैं सारे। ठीक है, तो इन्हें थोड़ा सा डर लगा कि अब मुश्किल हो जाएगा। और जो नेता थे, भारतीय नेता, उन्हें भी जेल से बाहर कर दिया गया, रिहा हो गए वो। तो इनमें नई ऊर्जा का संचार हुआ। तो अंग्रेजों को लगा अब हम ज़्यादा दिन नहीं टिक सकते, तो इसके साथ ही फिर उन्होंने घोषणा कर दी स्वतंत्रता की। विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद 1945 में इंग्लैंड में चुनाव हुए, लेबर पार्टी सत्ता में आई। प्रधानमंत्री एटली ने भारत में सत्ता हस्तांतरण का प्रस्ताव रखा। ठीक है, पीएम एटली जो थे, इन्होंने कहा था कि अगर हम जीतते हैं तो हम क्या करेंगे, भारत में स्वतंत्र कर देंगे भारत को। ठीक है, मतलब उन्हें सत्ता दे देंगे। तो ये बात थी। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद समाप्ति के बाद क्या हुआ, 1945 में इंग्लैंड में चुनाव हुए, लेबर पार्टी जो थी वो सत्ता में आ गई। पीएम एटली जो थे, भारत में सत्ता हस्तांतरण का उन्होंने प्रस्ताव रख दिया, जिसके बाद कैबिनेट मिशन भारत आया था। इसीलिए फिर कैबिनेट मिशन भारत आया था, उसने संविधान सभा का निर्माण किया, संविधान सभा ने फिर संविधान का निर्माण किया। ठीक है, तो ये प्रक्रिया आगे चली। जुलाई 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंस बिल
को संसद में प्रस्तुत किया गया। ठीक है, कब किया गया था? तो जुलाई 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंस बिल जो था वो संसद में प्रस्तुत किया गया। 15 अगस्त 1947 को भारत तथा पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित किए गए। ठीक है, तो कब स्थापित किए गए थे? तो 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान जो थे वो 2 स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित किए गए। तो ये स्वतंत्रता की प्राप्ति है। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। इस टॉपिक में हमें 2 चीज़ें और पढ़नी है। पहला है नेहरू रिपोर्ट और फिर है जिन्ना की 14 सूत्री मांग। ठीक है, तो पहले नेहरू रिपोर्ट के बारे में जान लेते हैं। 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया था तो इसमें एक भी भारतीय न होने के कारण कांग्रेस ने इसका बहुत ज़्यादा विरोध किया। ठीक है, तो ये चीज़ हमने पढ़ी थी। इसके बाद भारत सचिव जो थे लॉर्ड बिरकनहेड, उस समय जो भारत सचिव थे, आपको पता 2 पद हो गए थे। गवर्नर जनरल हटा दिया गया था, उसका पद बना दिया था वाइसराय का, और भारत सचिव बना दिया गया था, एक नया पद आया था भारत सचिव करके। तो जो भारत सचिव थे उस समय वो थे लॉर्ड बिरकनहेड। कौन थे? तो लॉर्ड बिरकनहेड जो थे वो भारत के सचिव थे। इन्होंने भारतीय नेताओं को संविधान का मसौदा तैयार करने की चुनौती दी। इन्होंने कहा तुम खाली विरोध कर सकते हो। ठीक है, लॉर्ड बिरकनहेड ने ये कहा भारतीयों से कि तुम बस चीज़ों का विरोध कर सकते हो, तुम खुद कुछ नहीं कर सकते। तो उन्होंने ये चुनौती दी कि अगर तुम्हारे पास हिम्मत है तो तुम ये करके दिखा दो। ठीक है, तुम खुद अपना संविधान बना के दिखा दो। तो इस चुनौती को भारतीय नेताओं ने स्वीकार कर लिया। ठीक है, भारतीय राजनेता जो थे उन्होंने स्वीकार कर लिया और मसौदा तैयार करने के लिए समिति नियुक्त की। ठीक है, और एक ड्राफ्ट बनाने के लिए, मतलब एक ड्राफ्टिंग जो कमेटी है उसे तैयार किया कि ठीक है हम तैयार करके दिखाएंगे, हम दिखाएंगे तुम्हें कि हम कैसे कर सकते हैं। तो इस समिति के अध्यक्ष कौन बने थे? तो मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे और जवाहरलाल नेहरू जो थे वो इसके सचिव थे। अन्य नेताओं में तेज बहादुर सप्रू, सुभाष चंद्र बोस आदि थे। ठीक है, अब ये जो समिति बनी तो उसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे और जवाहरलाल नेहरू इसके सचिव थे, और अन्य सदस्य में तेज बहादुर सप्रू, सुभाष चंद्र बोस, ये सारे लोग थे। तो नेहरू के होने की वजह से नेहरू रिपोर्ट के नाम से हम जानते हैं। समिति द्वारा तैयार संविधान के प्रारूप को नेहरू रिपोर्ट कहा गया, जो 28 अगस्त 1928 को सर्वदलीय सम्मेलन के लखनऊ सत्र में प्रस्तुत की गई। ठीक है, तो इन्होंने एक संविधान के प्रारूप को तैयार कर दिया, जो 28 अगस्त 1928 को जो सर्वदलीय सम्मेलन होता है लखनऊ सत्र में, तो वहाँ पर इसे प्रस्तुत किया गया था। रिपोर्ट की सिफारिशें क्या थी उनकी बात कर लेते हैं। तो पहला था कि 21 साल से ऊपर वालों को वोट देने का अधिकार होगा। जिनकी भी एज 21 साल से ऊपर है तो वो वोट दे सकते हैं। ठीक है, तो पहला ये था। दूसरा था कि कोई राजधर्म नहीं है देश का। ठीक है, दूसरी बात ये कही। तीसरा कहा कि किसी समुदाय के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र नहीं होगा। ठीक है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे कोई भी हो, अलग से निर्वाचन क्षेत्र नहीं मिलेगा। फिर है कि ब्रिटिश राजमंडल के भीतर भारत के लिए डोमिनियन स्थिति, मतलब राजा तो तुम ब्रिटेन वाले जो हैं वो बने रहे, लेकिन हम अपना देश खुद चलाएंगे, कहने का मतलब ये था। तो ब्रिटिश राजमंडल के भीतर भारत के लिए डोमिनियन स्थिति, तो ये सिफारिशें थी इस रिपोर्ट की। लेकिन सही बात थी, लॉर्ड बिरकनहेड भी अपनी जगह सही था। उसे पता था कि विरोध होना ही होना है, ये लोग आपस में खुद ही लड़ते रहते हैं, तो उसका कहना सही था। तो जब नेहरू रिपोर्ट आई, जब मुसलमानों ने देखा इसमें हिंदू मतलब मुसलमानों के लिए कुछ है नहीं, तो जिन्ना ने भी इसका विरोध किया। ठीक है, जो नेहरू रिपोर्ट थे उसका विरोध किया और अपने 14 सूत्री मांग दे दी। अब इस 14 सूत्री मांग में क्या था वो देख लेते हैं। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया और 14 सूत्र नियम दिए। ठीक है, क्या था कि प्रांतों के पास अवशेष शक्तियाँ होनी चाहिए, जो प्रांत है उनके पास अवशेष शक्तियाँ दो, जो अभी केंद्र के पास हैं। दूसरा कि प्रांतीय स्वायत्तता होनी चाहिए। तीसरा कि राज्यों की सहमति के बिना कोई संविधान संशोधन नहीं होगा, मतलब अगर तुम केंद्र चाहता भी है कोई संविधान संशोधन करे तो नहीं कर सकता जब तक राज्य नहीं चाहते। फिर है कि पृथक निर्वाचन मंडल होना चाहिए। मुसलमानों के धार्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, भाषाई अधिकारों की सुरक्षा की जाए। ठीक है, जो मुसलमान हैं उनके धार्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक और भाषिक अधिकारों की सुरक्षा की जाए। फिर है कि सभी समुदायों के लिए पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता मिले, जितने भी समुदाय हैं सबको पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता मिले। फिर है कि सिंध प्रांत को बंबई से अलग किया जाए। ठीक है, सिंध प्रांत को ये बंबई से अलग कराना चाहते थे, ये था इनके में। फिर था कि विधानसभा में कोई भी प्रस्ताव पेश ना किया जाए जिसका किसी संप्रदाय के 3/4 सदस्य विरोध करें। मतलब विधानसभा में ऐसा कोई भी प्रस्ताव पेश ना किया जाए जिसका अगर मान लिया किसी संप्रदाय के लोग के 3/4 लोग विरोध करते हैं, तो ये मुसलमानों के लिए इन्होंने किया था। फिर था कि सरकारी नौकरियों में मुसलमानों की योग्यता अनुसार प्रतिनिधित्व मिले उन्हें। केंद्रीय तथा राज्य मंत्रिमंडल में 1/3 मुस्लिम सदस्य रहें। अल्पसंख्यकों की शिक्षा, संस्कृति एवं भाषा की रक्षा की जाए। प्रांतों में सीमा परिवर्तन करके मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में उनका बहुमत ना समाप्त किया जाए। मतलब ऐसे नहीं कि तुम ऐसे प्रांतों को बांट दो जिसमें मुसलमानों की संख्या बहुत ज़्यादा थी लेकिन तुम कम कर दो। ठीक है, फिर है कि सीमा प्रांत व बलूचिस्तान में भी अन्य प्रांतों की भांति सुधार किया जाए। ठीक है, बलूचिस्तान में मुसलमान ज़्यादा थे सीमा प्रांत में, तो वहाँ पर भी अन्य प्रांतों के प्रति सुधार किया जाए। फिर है कि सभी प्रांतों में स्वराज जो है वो एक तरीके को। तो इन्होंने जितनी भी चीज़ें रखी, 14 मांग रखी, वो सब मुसलमानों के हित के अनुसार रखी थी। ठीक है, जबकि नेहरू रिपोर्ट में सभी के लिए रखा गया था, जबकि इन्होंने सिर्फ मुसलमानों की बात की। ठीक है, तो ये था जिन्ना का 14 सूत्री मांग।
इस वीडियो का आज का लास्ट टॉपिक यही बचा है, जिसमें हमें प्रमुख उदारवादी नेता, उग्रवादी नेता और गांधी युग के जो नेता हैं उनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो प्रमुख उदारवादी नेता कौन है? इनका जो समय था वो 1885 से 1907 तक चला। ऐसे नेता जो अंग्रेजों के प्रति श्रद्धा रखते थे, जो बहिष्कार एवं सरकार के असहयोग जैसे क्रांतिकारी विचारों के विरुद्ध थे। इसमें दादा भाई नेहरू जी, एस.एन. बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, रास बिहारी घोष और जॉर्ज यूले आदि आते थे। मतलब ये ऐसे नेता थे, इन्हें मतलब ज़्यादा मतलब नहीं था, ये अंग्रेजों की बात मान लेते थे। ठीक है, ऐसे नेता। अब हुआ क्या था आपको पता कि कांग्रेस का जो गठन था वो 1885 को हुआ। ठीक है, फिर हर साल मीटिंगें होती रहती थी, जिन हम लोग सम्मेलन वगैरह कहते रहते। लाहौर अधिवेशन के नाम से हम जानते हैं, जो मीटिंग होती थी। लाहौर अधिवेशन है, बम्बई अधिवेशन है, ऐसे करके ये अधिवेशन होते रहते थे। ठीक है, तो इसमें 1885 से लेकर 1907 तक जितने भी अध्यक्ष बने वो उदारवादी नेता बने थे। ठीक है, वो समय जो था वो उदारवादी नेताओं का कहलाता था। 1907 के बाद जो भी नेता बने 1920 तक, वो सारे नेता उग्रवादी थे। मतलब वो अहिंसा चाहते थे, वो सॉरी हिंसा चाहते थे। उन्होंने कहा कि उनकी बात माननी है, अगर अंग्रेज नहीं मानेंगे तो हम बम गिरा देंगे, हम विस्फोट कर देंगे। ठीक है, हम मार देंगे अंग्रेजों को। तो वो मार काट वाले थे, वो उग्रवादी कहलाते थे। ठीक है, वो मार काट के डरा के अंग्रेजों से अपनी बात मनवाना चाहते थे। उदारवादी क्या थे? अगर मान गए तो मान गए, नहीं मान रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन गांधीवादी जो आए थे वो कैसे थे कि अगर अंग्रेज नहीं मानते हैं तो हम हड़ताल कर देंगे, बहिष्कार करेंगे उनका, उनके प्रोडक्ट यूज़ नहीं करेंगे। तो वो ऐसे थे। ठीक है, तो उदारवादी नेताओं की हम बात करें, इसमें सबसे पहले आते थे आपके दादा भाई नेहरू जी। समय याद रखना 1885 से 1907 तक था उदारवादी नेताओं का समय। तो दादा भाई नेहरू जी की अगर हम बात करें तो इनका जन्म हुआ था आपका मुंबई में। कब हुआ था? 1825 को। ठीक है, 1825 में इनका जन्म हुआ, मृत्यु हुई थी 1917 में। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। 3 बार ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। ठीक, आईएनसी का मतलब है इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो 3 बार इसके अध्यक्ष रहे थे। 1906 में उनके द्वारा स्वराज की मांग की गई। 1906 में स्वराज की जो मांग की गई थी सर्वप्रथम, वो इन्हीं के द्वारा की गई थी। डीबीएन इनकी शॉर्ट फॉर्म मैंने लिख दी है। ठीक है, तो दादा भाई नेहरू जी को भारतीय राजनीति का जनक, भारतीय राजनीति का पितामह कहा जाता है। इन्हें भारत के ग्रेट ग्रांड ओल्ड मैन की संज्ञा भी दी गई है। ये चीज़ भी याद रखना, एक नंबर में पूछेगा कि ग्रांड ओल्ड मैन की संज्ञा किसे दी गई है? तो दादा भाई नेहरू जी को दी गई है। इन्हें और किस नाम से जानते हैं? तो भारतीय राजनीति का जनक, भारतीय राजनीति का पिता भी इन्हें कहा जाता है। 1853 ईस्वी में उन्हें बम्बई एसोसिएशन की स्थापना की। उन्होंने भारतीयों की राजनीतिक दासता और दयनीय स्थिति की ओर विश्व का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अनप्रिटिश रूल इन इंडिया की रचना की। यह ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में पहुंचने वाले एशिया के पहले व्यक्ति थे। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। बहुत सारी चीज़ें इनके बारे में आपको याद रखनी है। एक नंबर में कई क्वेश्चन इनसे बनेंगे। ठीक है, कि भारतीय राजनीति का जनक, भारतीय राजनीति का पितामह किसे कहा जाता है, ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा किसे दी गई। ठीक है, बम्बई एसोसिएशन की स्थापना 1853 में किसने की? तो इन्होंने की थी। और क्या था कि पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया की रचना किसने की? तो इन्होंने की। और ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन में पहुंचने वाले एशिया के पहले व्यक्ति कौन थे? तो दादा भाई नेहरू जी थे। तो इतनी बात इनके बारे में याद रखना। दूसरे व्यक्ति जो उदारवादियों में आते थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। भारत के एक स्वतंत्रता सेनानी, समाज सेवी, विचारक एवं सुधारक थे। महादेव गोविंद रानाडे के शिष्य गोपाल कृष्ण गोखले को वित्तीय समझ एवं उस पर अधिकार पूर्वक बहस करने की क्षमता के लिए उन्हें भारत का ग्लेडस्टोन कहा जाता था। वे इंडियन नेशनल कांग्रेस में सबसे प्रसिद्ध नरमपंथी नेता, मतलब सबसे नरमपंथी नेता यही थे। 1905 में इन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की ताकि नवयुवकों को सार्वजनिक जीवन के लिए प्रशिक्षित किया जा सके। यह महात्मा गांधी को अपना, सॉरी ये उल्टा लिख गया, गलत लिख गया। महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। ठीक है, अब ये पहले पैदा हुए तो यही मानेंगे। ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है। महात्मा गांधी जो थे वो गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना कि ये प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे, समाज सेवी थे, भारत के समाज सुधारक थे। महादेव गोविंद रानाडे के ये शिष्य थे। ठीक है, ये अपना गुरु किसे मानते थे? तो महादेव गोविंद रानाडे को मानते थे। और इन्हें अपना गुरु कौन मानता था? तो महात्मा गांधी इन्हें अपना गुरु मानते थे। ठीक है, और इन्हें बहुत ज़्यादा समझ थी, वित्तीय समझ थी, इसलिए इन्हें ग्लेड स्टोन के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, तो एक नंबर में बनेगा कि भारत का ग्लेड स्टोन किसे कहा जाता है? तो गोपाल कृष्ण गोखले को कहा जाता है। इन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब की थी? तो 1905 में की थी, ताकि जो नवयुवक हैं उन्हें तैयार किया जा सके। ठीक है, तो इतना याद रखना गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में। अब हम बात करेंगे प्रमुख उग्रवादी जो क्रांतिकारी थे उनकी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर ही सदस्यों के मतभेद के कारण उपजा एक धड़ा था, जिसके नेता लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल थे। ये उग्रवादी नेता थे या गरम दल के नेता कहलाते थे। ठीक है, उग्रवादी नेता को गरम दल भी कहा जाता है और उग्रवादी भी कहा जाता है। इनका जो समय था वो 1907 से लेकर 1919 तक था। ठीक है, इसमें जितने भी अध्यक्ष बने थे वो सारे किसके थे? तो उग्रवादी नेता थे वो। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर ही जो सदस्य थे उनके बीच में मतभेद हो गया। इसके बाद ये जो कांग्रेस थी 2 भागों में बट गई, जिसमें एक धड़ा जो था वो नरमपंथियों का था, दूसरा था वो गरमपंथियों का था। ठीक है, इसमें पहले आते थे आपके सुभाष चंद्र बोस।
ठीक है, मतलब लाल बाल पाल आते थे, उसके साथ साथ सुभाष चंद्र बोस भी आते थे। 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक के एक संपन्न बंगाली परिवार में इनका जन्म हुआ था। वे गांधी जी के अहिंसा के विचारों से सहमत नहीं थे। इन्होंने कहा कि यार क्यों अहिंसा को हम माने, जब अंग्रेज हमें मारपीट कर रहे हैं हमारे साथ, तो हम क्या बस बोलते रहे, उन्हें देखते रहे, तो ऐसा नहीं चलेगा। तो ये अहिंसा के विचारों के से सहमत नहीं थे गांधी जी के, पर वे जानते थे कि दोनों के मकसद एक ही हैं, देश की आज़ादी। सबसे पहले गांधी जी को राष्ट्रपिता की संज्ञा सुभाष चंद्र बोस ने ही दी। इन्हें नेताजी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जो सुभाष चंद्र बोस है इन्हें नेताजी के नाम से जाना जाता है। और महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। ये चीज़ याद रखना कि राष्ट्रपति की जो उपाधि है, सॉरी, राष्ट्रपिता की जो उपाधि है, वो सुभाष चंद्र बोस ने ही इन्हें दी थी। और इन्हें किस नाम से जानते हैं? तो नेताजी के नाम से जानते हैं। उन्होंने सशस्त्र क्रांति द्वारा भारत को स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। ठीक है, तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, देश को स्वतंत्र कराने के लिए। और संगठन के प्रतीक चिन्ह पर एक झंडे पर दहाड़ते हुए बाघ का चित्र बना होता था। इनका जो झंडा था, ठीक है, जो इन्होंने झंडा तैयार किया था अपने संगठन के लिए, तो उसमें एक दहाड़ते हुए बाघ का चित्र बना होता था। आज़ाद हिंद फौज के साथ-साथ बर्मा में 1944 में अपना प्रसिद्ध नारा "तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूँगा" दिया था। तो ये एक नंबर पे पूछ सकता है कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूँगा नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। 18 अगस्त 1945 को ताइवान में उड़ान भरते समय उनका विमान जो था वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई। और जय हिंद का नारा भी इन्होंने दिया था, दिल्ली चलो का नारा भी इन्होंने ही दिया था। ठीक है, तो 3 नारे दिए इन्होंने। जय हिंद का नारा इनका था, दिल्ली चलो नारा इन्होंने दिया था, और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूँगा का नारा इन्होंने दिया था। और आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था इन्होंने, ये चीज़ याद रखना। नेताजी के नाम से इन्हें जाना जाता है, और महात्मा गांधी को उन्होंने राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। ठीक है, इतनी चीज़ें इनकी याद रखना। अब नेक्स्ट जो है करम दल में, वो आते हैं आपके लोक बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, ये फेमस है लाल बाल पाल में। तो सबसे पहले आ जाता है लोकमान बाल गंगाधर तक। लोकमान्य जो है वो इनकी उपाधि है। इनका जन्म जो था वो 23 जुलाई 1856 को रत्नागिरी महाराष्ट्र में, और मृत्यु 1 अगस्त 1920 को मुंबई में हुई थी। ठीक है, इनका जो जन्म था वो 23 जुलाई 1856 को हुआ था। कहाँ पर? रत्नागिरी महाराष्ट्र में। और मृत्यु हुई थी 1 अगस्त 1920 को मुंबई में। ठीक है, इन्हीं की जब इनकी मृत्यु हुई थी उसी समय हम लोगों ने वो स्टार्ट किया था असहयोग आंदोलन। वे एक भारतीय राष्ट्रवादी शिक्षक और समाज सुधारक, वकील, एक स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी ये। ब्रिटिश प्राधिकारी उन्हें भारतीय अशांति के पिता कहते थे। ठीक है, जो ब्रिटिश के अधिकारी थे वो उन्हें क्या कहते थे? भारतीय अशांति के पिता। क्यों कहते थे? कि इनकी वजह से अशांति बहुत फैलती थी। तो ये थे गरम दल के नेता, और जब नेता ही गरम दल के हैं तो फिर तुम सोच ही लो कि कितना उपद्रव मचाते होंगे, कितने क्रांतिकारी इन्होंने तैयार कर दिए होंगे। ठीक है, तो वो नाक में दम कर देते थे अंग्रेजों की, इसलिए इन्हें भारतीय अशांति का पिता कहा जाता था। उन्होंने स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा भी इन्होंने दिया था। ठीक है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार का नारा किसने दिया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। उन्होंने गीता रहस्य नामक ग्रंथ की रचना की। ठीक है, तो गीता रहस्य ग्रंथ की रचना किसने की है? तो बाल गंगाधर तिलक ने की है। उन्होंने 1914 ईस्वी में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की, और 1916 में जिन्ना के साथ लखनऊ समझौता किया। ठीक है, तो इनके बारे में याद रखना कि जन्म हुआ था 23 जुलाई 1856 को रत्नागिरी महाराष्ट्र में, मृत्यु हुई थी 1 अगस्त 1920 को मुंबई में। ठीक है, और इन्हें भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है या पिता कहा जाता है, ये अंग्रेज अधिकारी इन्हें कहते थे। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा इन्होंने दिया। गीता रहस्य नामक ग्रंथ इन्होंने लिखा। इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की थी 1914 में, और जिन्ना के साथ लखनऊ समझौता किया था 1916 में। साथ ही साथ इन्होंने मराठी भाषा में केसरी और अंग्रेजी भाषा में द मराठा नामक साप्ताहिक पत्रों का प्रकाशन किया। याद रखना, द मराठा जो है वो अंग्रेजी भाषा का है, जबकि केसरी जो है वो किसका है? मराठी भाषा में है। महात्मा गांधी ने उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता, और नेहरू जी ने उन्हें भारतीय क्रांति का जनक की उपाधि दी। ठीक है, तो बहुत सारी उपाधियां इन्हें मिली। महात्मा गांधी ने आधुनिक भारत का निर्माता कहा था इन्हें, और नेहरू जी ने इन्हें भारतीय क्रांति का जनक कहा था। तो ये हो गया बाल गंगाधर तिलक के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं लाला लाजपत राय के बारे में। भारत के प्रथम प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे ये। इन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो पंजाब केसरी की इन्हें उपाधि दी गई है। इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की थी। ठीक है, जो पीएनबी आप सुनते हैं आज के समय में, उसकी स्थापना इन्होंने ही की थी। सन 1928 में सामंत कमीशन के विरोध में हो रहे प्रदर्शन में हिस्सा लिया इन्होंने, जिसमें लाठीचार्ज के दौरान ये बुरी तरह घायल हुए। 17 नवंबर 1928 को इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो सामंत कमीशन गो बैक के नारे लगा रहे थे ये, और उसके लिए जो आंदोलन हो रहा था उसमें ये विरोध प्रदर्शन में शामिल थे। तो लाठीचार्ज हो गया उसमें, और एक लाठी इनके सिर में लगी, जिससे ये बुरी तरीके से घायल हो गए, और 17 नवंबर 1928 को इनकी मृत्यु हो गई। इन्होंने यंग इंडिया, दुखी भारत यानी कि अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तकें लिखी थी। ठीक है, तो यंग इंडिया और अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो लाला लाजपत राय ने लिखी। इतना इनके बारे में याद रखना। पंजाब केसरी भी इन्हें कहा जाता है। पीएनबी की इन्होंने स्थापना की थी। 1928 में सामंत कमीशन का जो विरोध हो रहा था उसमें इनके लाठी लगी, जिससे ये घायल हुए और इनकी मृत्यु हो गई 1928 में, सॉरी। अब हम गांधी युग की बात कर लेते हैं। इसका जो टाइम पीरियड है वो 1919 से लेकर 1947 तक है। जब तक देश आजाद नहीं हुआ तब तक गांधी युग चलता रहा, क्योंकि गांधी जी तब तक जिंदा रहे।
तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1948 को पोरबंदर, गुजरात में हुआ। वे स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख राजनीतिक एवं आध्यात्मिक नेता थे। इनकी माता का नाम क्या था? तो पुतलीबाई था। इनका विवाह 14 वर्ष की आयु में ही हो गया था, मतलब बाल विवाह हुआ था इनका भी। और किससे हुआ था? तो कस्तूरबा गांधी से हुआ था। इन्होंने अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ आंदोलन चलाया था, क्योंकि ट्रेन से फेंक दिया गया इन्हें। सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें राष्ट्रपिता की उपाधि दी, ठीक है? राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दी थी इन्हें। इन्होंने 1920 में असहयोग आंदोलन, 1930 में दांडी मार्च, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया, ठीक है? कई सारे आंदोलन इन्होंने चलाए थे, जिसमें 1920 में असहयोग आंदोलन, 1930 में दांडी मार्च, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी। कब की थी? तो 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसे 15 नवंबर 1949 में फांसी की सजा दे दी गई, ठीक है? तो 15 नवंबर 1949 को इन्हें फांसी की सजा दे दी गई थी। 1920 से 1947 तक का जो काल था, वो भारतीय इतिहास में गांधी युग के नाम से जाना जाता है, ठीक है? 1919 से लेकर 1947 तक का जो युग है, उसे गांधी युग के नाम से जाना जाता है। अब लास्ट हमें जो पढ़ना है, गांधी युग के जो नेता थे फेमस, वो थे जवाहरलाल नेहरू। इनके बारे में जान लेते हैं। इनका जो जन्म था वो 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था, ठीक है? इसीलिए इनके दिवस पर हम लोग क्या बनाते हैं? बाल दिवस भी मनाते हैं, याद होगा आपको, ठीक है? बच्चों को पसंद करते थे काफी। तो 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ। 15 वर्ष की आयु में भी शिक्षा ग्रहण करने के लिए इंग्लैंड चले गए। काफी अमीर फैमिली से थे, ये बिलोंग करते थे। तो 15 साल की एज में ही इंग्लैंड चले गए थे शिक्षा ग्रहण करने। 1912 में भारत लौटकर राजनीति से ये जुड़ गए। 1929 के लाहौर अधिवेशन में भी अध्यक्ष चुने गए थे। लाहौर अधिवेशन जो हुआ था, इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की थी हमने, ठीक है? तो उसमें ये अध्यक्ष चुने गए, जिसमें उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की। 1930 से लेकर 35 के दौरान नमक सत्याग्रह तथा कांग्रेस के अन्य आंदोलनों के कारण उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। तो कई बार ये जेल भी गए, ठीक है? और इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी, भारत की खोज। कांग्रेस के अन्य आंदोलनों के कारण उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। उन्होंने भारत की खोज नामक पुस्तक लिखी। 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान 2 अलग-अलग स्वतंत्र देश बनकर उभरे, जिसमें नेहरू जो थे स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने, ठीक है? तो स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। अभी तक का इनका कार्यकाल सबसे ज्यादा रहा, 16 वर्ष लगभग इनका कार्यकाल रहा था, ठीक है? तो ये गांधी युग के दूसरे इंपॉर्टेंट जो नेता थे वो हो गए। तो इसी के साथ आपकी जो हिस्ट्री है वो कंप्लीट हो जाती है, कोई भी टॉपिक नहीं बचता, सारे हो गए, ठीक है? तो अब देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगर ज्योग्राफी हो जाता है तो मैं ज्योग्राफी करा देता हूँ, ठीक है? तो अच्छे से वीडियो पढ़िए, याद कर लीजिएगा, ठीक है? कहानी की तरीके से पढ़ना इसे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।